नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुबह क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश में जो एजीटीए का हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रखा है। आज हम लोग इस मॉक टेस्ट का छठवां जो मॉक टेस्ट है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल विधिवत तरीके से मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। 100 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल होने वाले हैं। बिल्कुल एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल एग्जाम लेवल के यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सब्जेक्ट से उतने ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए उतना ही क्वेश्चन मैं यहाँ पर बना के लाया हूँ। एक एक करके सबका अध्ययन करते हुए चलेंगे। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले बता देता हूँ कि अगर आप लोग ये जो मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करवा रहा हूँ, अगर इस मॉक टेस्ट का आपको पीडीएफ चाहिए या फिर आप इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करना चाहते हो, इस वीडियो से को देखने से पहले अगर आप इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करना चाहते हो, तो आप मात्र 100 रुपये का पेमेंट करके टोटल 20 मॉक टेस्ट जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हैं, आप इसको प्राप्त कर सकते हो। और अपना जो काबिलियत है कि इसमें आप कितना नंबर ला सकते हो, एग्ज़ाम में किस तरीके से आप परफॉर्मेंस दे सकते हो अपना, उसको आप इस मॉक टेस्ट से अच्छे से समझ सकते हो। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिया गया जो व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके यहाँ पर इस मॉक टेस्ट से रिलेटेड जो जानकारी आपको प्राप्त करनी है, वो सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। आप लोगों को पता होगा कि एग्रीकल्चर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज़ आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को लेकर हो और चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर हो। एग्रीकल्चर विभाग में तमाम वैकेंसीज़ आती रहती हैं। ज़्यादातर कोचिंग संस्थान वाले क्या करते हैं कि हर एक एग्ज़ाम का अलग-अलग वो कोर्स लॉन्च करते हैं, जबकि थोड़ा ही अंतर होता है। एग्रीकल्चर जो होता है, वो थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। जैसे किसी में थोड़ा-सा पैथोलॉजी ज़्यादा पूछ लिया जाएगा, मतलब प्लांट प्रोडक्शन ज़्यादा पूछा जाएगा। किसी में थोड़ा-सा एनिमल हस्बेंड्री ज़्यादा पूछ लिया जाएगा। और जो पढ़ने वाला बच्चा है, वो एक ही एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा होता है, उसके दिमाग में सभी एग्ज़ाम एक साथ चल रहे होते हैं। वही बच्चा एएमपी, एआरओ का भी एग्ज़ाम दे रहा होता है, वही बच्चा शुगर केन सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम दे रहा होता है, वही बच्चा राजस्थान का डब्ल्यूओ का और राजस्थान के सुपरवाइज़र का भी एग्ज़ाम दे रहा होता है। लगभग-लगभग ऐसा आपको देखने को मिलता है। आपको अलग-अलग जगह से पढ़ना ना पड़े, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए मात्र एक कोर्स, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने अपने पूरे टोटल जो पढ़ाई का हमारा जो अभी तक एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं 2019 से पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले भी मैं पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन जो ग्रेजुएशन के बाद वाला जो मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, यानी कि बीएससी वालों को बच्चों को मैंने पढ़ा रहा हूँ, ये 2019 से पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते-पढ़ाते टोटल हमारे 7 साल हो गए हैं। और इस 7 साल में मैंने आप लोगों के लिए मात्र एक कोर्स जो पेड बैच है उसको लॉन्च किया है और उसका नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये अल्टीमेट है। यहाँ पर आपको ये जो सभी सब्जेक्ट्स हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल विधिवत तरीके से पढ़ाए जाएँगे और जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा सब बाइलिंगुअल भाषा में पढ़ाया जाएगा और साथ में यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र ₹1000 का पेमेंट करके आप इसको परचेज़ कर सकते हो। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है वो सभी प्राप्त कर सकते हो। बाकी कौन-कौन से एग्ज़ाम को ये कंप्लीट करने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हो। ये सभी एग्ज़ाम जो हैं यहाँ पर, इन सभी एग्ज़ाम्स को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस सिलेबस को बनाया गया है। एक चीज़ याद रखना कि केवल इसमें एग्रीकल्चर का ही सिलेबस है। जैसे कुछ बच्चे कहेंगे सर जी आईबीपीएस एएफओ लिखा है, तो आईबीपीएस एएफओ में जो एग्रीकल्चर वाला सिलेबस है, केवल वही यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग इस तरीके का सिलेबस यहाँ पर नहीं है। केवल और केवल एग्रीकल्चर ही है। तो आप अगर विधिवत तरीके से पूरा एग्रीकल्चर तैयार करना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, मात्र आपको 6 महीने का टाइम देना है, बिल्कुल शिद्दत से। ऐसे लिबर-लिबर टाइम दोगे तो नहीं कंप्लीट होगा और ना ही आपको कुछ समझ में आएगा। आपको कम से कम 6 महीने का टाइम बिल्कुल शिद्दत से 7-8 घंटे रोज़ पढ़ के देना होगा और मेरी गारंटी है कि इस कोर्स को पढ़ लेने के बाद आपको अलग से कोई भी एग्रीकल्चर कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हो या अधिक जानकारी चाहते हो तो व्हाट्सएप से संपर्क ज़रूर कर लेना। बाकी चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। हमारा जो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन व्हिच ईयर वाज़ द उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड व्हिच प्रोवाइड एक्सेसिबल बस सर्विस अक्रॉस द स्टेट। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की आधिकारिक स्थापना किस वर्ष की गई थी जो कि राज्य भर में सुलभ बस सेवा प्रदान करती है।
यूपी एसआरटीसी की स्थापना यहाँ पर सीधा-सीधा पूछ रहा है, ये जीके का क्वेश्चन है। तो याद रखना बेटा कि इसको जो बनाया गया था वो 1 जून 1972 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये पूरे उत्तर प्रदेश में इंटरकनेक्टिविटी बस के माध्यम से सुनिश्चित करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक प्रणाली और संवैधानिक पदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है, विधान परिषद है, उससे संबंधित यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, उनको देखेंगे, पढ़ेंगे और बताएंगे इनमें से करेक्ट कौन सा है। चलिए देखते हैं एक एक करके। कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ सर्व सीट फॉर एसटी रिजर्व सीट फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इस 2। कह रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो टोटल 2 हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें बेटा तो कुल 403 सीटें विधानसभा की हैं उत्तर प्रदेश में। जिन 403 सीटों में से 84 सीटें जो हैं वो तो एससी के लिए क्या आरक्षित कर रखी हैं, और उसके अलावा जो 2 सीट है, 2 सीट एसटी के लिए यहाँ पर आरक्षित कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पर जो विधान परिषद की टोटल संख्या है, तो यानी जो एमएलसी चुने जाते हैं, तो एमएलसीओं की यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है? एमएलसी की टोटल संख्या उत्तर प्रदेश में 100 है। इसके अलावा बात करते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो लोकायुक्त होता है उत्तर प्रदेश का, उसका जो टेन्योर होता है वो 5 साल होता है, या फिर उसकी जो एज है 70 साल। दोनों में से जो चीज़ पहले पूरी हो जाती है वही उस उतने टाइम तक ही वो लोकायुक्त रह सकता है। तो ये बात जो कही जा रही है ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में या फिर किसी और भी प्रदेश में अगर लोकायुक्त चुना जा रहा है तो लोकायुक्त या तो वो अपना 5 साल का टेन्योर पूरा करता है, और टेन्योर पूरा करने के बाद वो उस पद से स्वतः ही हट जाता है, उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, और या तो फिर वो 70 साल की एज प्राप्त कर लेता है। तो दोनों में से जो चीज़ पहले हो जाती है उसी समय पर वो रिटायर हो जाता है, मतलब उस पद से हट जाता है। तो ये भी बात सही है। इसके बाद बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो पहला लोकायुक्त था, जिसका नाम क्या था? जस्टिस दिसंबर दयाल। ये बात जो कहा जा रहा है वो भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बेटा ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही हैं, तीनों में कोई समस्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर बेटा कुछ म्यूजियम्स दिए गए हैं, और यहाँ पर उनकी स्थापना का ईयर दिया गया है कि कब कब ये जो म्यूजियम थे इनको कब कब इस्टेब्लिश किया गया है। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि स्टेट म्यूजियम जो है लखनऊ वाला, ये कब डेवलप हुआ था, मतलब कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसको याद रखना कि स्टेट म्यूजियम जो उत्तर प्रदेश का है ये 1863 में इसको यहाँ पर स्थापित किया गया था। समझ गए? इसके अलावा बात करते हैं भारत कला भवन जो कि वाराणसी में है। तो भारत कला भवन वाराणसी वाला ये कहाँ पर कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1920 में। इसके अलावा बेटा जैन म्यूजियम जो कि मथुरा में है, तो जैन म्यूजियम जो मथुरा में है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था बेटा 1874 में। इसके अलावा बात करते हैं कि रानी महल जो म्यूजियम है झांसी वाला, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था बेटा 1978 में। कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 1978 में इस्टेब्लिश किया गया था। समझ गए? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं? समस्या है तो देख लो। एक इस पे जा रहा है बेटा, ए थर्ड पर जा रहा है। तो ए थर्ड पर किस में जा रहा है? ई में जा रहा है और ए में जा रहा है। बी किस पे जा रहा है? बी जा रहा है बेटा फोर्थ पर, तो बी फोर्थ में यहाँ जा रहा है और यहाँ पर तो सेकंड में जा रहा है, यानी कि सब के सब गलत हो गए। हमने केवल 2 मैच कराया, और 2 मैच कराने से हमारा एक क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना व्हाट इज द हाईएस्ट एवर एलोकेशन मेड इन द यूनियन बजट 2026-27। कह रहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो जो मत्स्य संपदा योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसमें 2026-27 जो लेटेस्ट अभी चल रहा है, इसके लिए बेटा याद रखना कि इसके लिए 2500 करोड़ का जो फंड है वो अलॉट किया गया है। समझ गए? इसके अलावा बेटा बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश द हाईली बैकवर्ड ट्राइब नेम सहरिया प्राइमरली रिसाइड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सहरिया नामक अत्यंत पिछड़ी जनजाति है मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है, यानी कि जो सहरिया एसटी समूह के जो लोग हैं वो भारत के उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो याद रखना बेटा कि ये जो सहरिया हैं ये ज़्यादातर आपको ललितपुर जो है
वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ललितपुर एक ऐसा ज़िला है जो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा ज़िला है जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो याद रखना कि ललितपुर एक ऐसा ज़िला है जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। समझ गए? इसके अलावा आगे बात करते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाबर रीजन जो उत्तर प्रदेश का है, ये कंसीडर्ड कंप्लीटली अनसुटेबल फॉर फार्मिंग। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो भाबर क्षेत्र है वो खेती के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं माना जाता है। ये बात जो कही जा रही है बेटा बिल्कुल सही है। ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि जो भाबर वाला क्षेत्र होता है यहाँ पर बहुत ढेर सारे कंकड़ पत्थर और बोल्डर्स होते हैं, और उन कंकड़ पत्थर और बोल्डर्स के ऊपर हम खेती नहीं कर सकते। इसी वजह से यहाँ पर बिल्कुल खेती नहीं होती है। जैसे पहाड़ जब खत्म होता है तो हिमालय खत्म होने के बाद भावर क्षेत्र आता है, और जब भावर वाला क्षेत्र खत्म होता है भाबर वाला से, तो भाबर वाला क्षेत्र खत्म होने के बाद तराई वाला रीजन आता है। तो भावर वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पर नदियाँ जो हैं विलुप्त हो जाती हैं, कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं, पहाड़ वाले जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो लुढ़क कर इसी भावर क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा क्या कह रहा है कि दिस रीजन इज मेड अप ऑफ प्रेबल स्टोन्स, लार्ज बोल्डर्स वेयर रिवर्स डिसेंडिंग फ्रॉम द हिमालयस डिसअपियर बीनीथ द सरफेस। कह रहा है कि यह क्षेत्र कंकड़ पत्थरों और बड़ी चट्टानों से बना है, जहाँ हिमालय से उतरने वाली नदियाँ सतह से नीचे विलुप्त हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और जो रीजन है असर्शन को कायदे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए फेमस व्हिप टेल डिजीज जो कैलीफ्लावर के अंदर होती है वो काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच माइक्रोन्यूट्रिएंट। कह रहा है कि फूल गोभी में होने वाला जो व्हिप टेल बीमारी है ये किसकी वजह से होता है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा जानता है बेटा कि जो व्हिप टेल होता है ये किसकी वजह से होता है? ये मोलिब्डेनम के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। बाकी अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आपको पहले फ्लावर के अंदर देखने को मिलता है तो इसकी वजह से बेटा बटनिंग हो जाती है। समझ गए? कह रहा है कि यहाँ पर बेटा कुछ प्रोडक्ट दिए गए हैं और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, और ये चीज़ याद रखना कि ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर बातें कही जा रही है। तो यहाँ पर एक लिखा है रतौल आम। तो जो रतौल आम है ये कहाँ का फेमस है बेटा, या जिसको जीआई टैग मिला हुआ है? तो बागपत का जो रतौल आम है इसको जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा बेटा सजर पत्थर शिल्प है। तो जो सजर पत्थर शिल्प है ये कहाँ के लिए फेमस है? इसको याद रखना, ये सजर पत्थर शिल्प जो है ये बांदा का जो सजर पत्थर है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस माना जाता है। इसके अलावा हार्न बोन क्राफ्ट, यानी कि जो हार्न और हड्डियों से, जो जानवरों की हड्डियों और इसके अलावा उनके सींग से बने हुए जो क्राफ्ट्स होते हैं ये कहाँ के बहुत फेमस है? तो याद रखना कि ये सभी चीज़ें संभल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, वहाँ पर जीआई टैग इसको मिला हुआ है। इसके अलावा मूज क्राफ्ट की बात करते हैं, तो मूज क्राफ्ट जो है ये जो प्रयागराज है वहाँ क्या बहुत ज़्यादा ये फेमस है। समझ गए यहाँ तक की कहानी? अब अगर बेटा यहाँ तक की आपको कहानी समझ में आई होगी तो आपने देखा कि ए का कौन सा सही हो रहा है, ए का थर्ड सही हो रहा है, ए का थर्ड यहाँ पर सही हो रहा है और ए का थर्ड यहाँ पर सही हो रहा है, यानी कि बाकी तो हो गए हमारे गलत। बी किस पे जा रहा है बेटा? बी जा रहा है फोर्थ पर, तो बी यहाँ पर फोर्थ में जा रहा है, बाकी ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्या है? कह रहा है कि द फेमस दादरी मेला ऑफ एनिमल्स विच इज हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ कार्तिक पूर्णिमा इज ऑर्गेनाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि पशुओं का प्रसिद्ध जो दरी मेला है, दरी मेला सॉरी दरी नहीं दादरी होता है, ये गलत लिख उठा है यहाँ पर, ये दादरी मेला होना चाहिए। दादरी मेला जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो याद रखना बेटा कि जो दादरी मेला है ये कहाँ पर होता है बेटा? दादरी मेला आपको ये बलिया डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, और ये सबसे बड़ा मेला है जो कि उत्तर प्रदेश में लगता है, और ये कैटल का सबसे बड़ा मेला होता है। समझ गए? एक तो सोनपुर का भी मेला होता है लेकिन वो बिहार का है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके अलावा बेटा एक नौचंदी मेला होता है जो मेरठ के अंदर आपको देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 प्लांट्स। कह रहा है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो C3 पौधे होते हैं उनका प्रथम स्थिर उत्पाद कौन सा होता है? जब फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस में जो C3 जो प्लांट होते हैं वो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, यहाँ पर वही पूछा जा रहा है। तो C3 में जो बेटा बनता है वो बनता है 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है।
फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है बेटा ये 3 कार्बन का होता है और 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बेटा बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो क्योंकि ये 3 कार्बन से मिलकर बने होते हैं इसीलिए इसको C3 प्लांट कहा जाता है। C फॉर कार्बन और 3 बराबर 3, यानी कि फोटोसिंथेसिस की जब प्रक्रिया होती है तो इसमें सबसे पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो C3 होता है, मतलब 3 कार्बन का होता है जिसमें 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। अगला क्या है, यहाँ पर आज बेटा मैं समझा नहीं रहा हूँ, जो बाकी के ऑप्शन है उसको मैं समझा नहीं रहा हूँ, आप इसको केवल आप देखते चलो, समझ रहे। इसके अलावा बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थर्मल पावर प्लांट ऑफ उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के ताप विद्युत संयंत्रों यानी कि थर्मल पावर प्लांट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पर हरतुआगंज थर्मल पावर स्टेशन जो कि अलीगढ़ में है इज द ओल्डेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन उत्तर प्रदेश, जो कि 1942 में एस्टेब्लिश किया गया था। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा क्या कह रहा है, कह रहा है कि ओबरा थर्मल जो पावर स्टेशन है ये बिल्ड किया गया था कोलेबोरेशन ऑफ द यूएसएसआर, यानी कि जो उस समय पर रसिया हुआ करता था 1991 में, क्योंकि रसिया टूट के यूएसएसआर जो था वो टूट के 13 देशों में टूट के बदल गया था। तो बोला जा रहा है कि ये जो सोनभद्र जिले में बना हुआ जो ओबरा थर्मल पावर प्लांट है, ये ओबरा थर्मल पावर प्लांट को यूएसएसआर ने बनाया था। ये भी बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी। इसके अलावा क्या है, रोजा थर्मल पावर प्लांट जो कि शाहजहांपुर में है, एक तरीके का ये प्राइवेट सेक्टर का प्लांट है जो कि ऑपरेट किया जाता है रिलायंस पावर के द्वारा। ये बात भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये जो रोजा थर्मल पावर प्लांट है ये शाहजहांपुर में है और इसको रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा रिलायंस पावर कॉर्पोरेशन जो है वो चलाती है। इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं और हमको यहाँ पर बेटा करेक्ट ही पूछा गया था, तो करेक्ट ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अंडर द उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी 2022, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप ए न्यू होटल और टूरिज्म यूनिट इन द स्टेट। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2020 के तहत राज्य में नए होटल या फिर पर्यटन इकाई लगाने पर अधिकतम कितने प्रतिशत तक निवेश सब्सिडी दी जाती है। कैपिटल सब्सिडी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखना बेटा कि यहाँ पर जो मैक्सिमम सब्सिडी होती है वो 25% की होती है। या तो बेटा 25% मान लो और या फिर मान लो 5 करोड़, इन दोनों में से जो कम होगा वही गवर्नमेंट देती है, समझ गए। 5 CR या तो दे देगी मैक्सिमम, अगर होगा तो 5 CR तक देगी, और इसके अलावा अगर 5 CR नहीं देगी तो कितना देगी, 25 देगी। इन दोनों में से जो कम होगा या तो 25% सब्सिडी दे देगी या तो 5 करोड़ दे देगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1000 करोड़ का निवेश कर दिया तो 1000 करोड़ में से फिर वो 250 करोड़ का सब्सिडी दे रही है, ऐसा नहीं करने वाली, समझ रहे हो। यहाँ पर बेटा मकबरा दिया गया है। मकबरा समझते हो, मकबरा यानी कि जहाँ पर लोगों को दफन किया जाता है उस मकबरा, उसको मकबरा कहा जाता है। तो ये यहाँ पर स्थान लिखे गए हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कब्र है ये कहाँ पर है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है इसको याद रखना बेटा, ये कहाँ पर है, ये बेटा है गाजीपुर में। कहाँ पर है ये गाजीपुर में है। 1805 में यहाँ पर इसको बनाया गया था। यहाँ पर जो कॉर्नवालिस हैं उनको यहाँ पर दफन किया गया था। इसके अलावा क्या है, बहू बेगम का मकबरा। तो याद रखना बेटा कि जो बहू बेगम का मकबरा है ये, इसको हम ताजमहल ऑफ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये फैजाबाद जो है, अयोध्या फैजाबाद, वहाँ पर इसको बनाया गया था, समझ गए। यहाँ पर बहू बेगम जी का वो है कब्र है। इसके अलावा तंब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती के जो दरगाह है, सलीम चिश्ती वही वाले सलीम चिश्ती हैं जो अकबर के क्या हुआ करते थे, एक तरीके से गुरु मान लो, तो वो हुआ करते थे। उनका जो दरगाह है वो कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी आगरा में है। क्योंकि आपको पता होगा कि गुजरात विजय के बाद जो अकबर था उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था, तो वहीं की बात यहाँ पर कही जा रही है। इसके अलावा बताए बेटा, याद रखना कि जो बड़ा इमाम बाड़ा है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर पड़ता है बेटा, बड़ा इमाम बाड़ा जो है ये आपका एक हिस्टोरिकल हॉल है, बहुत बड़ा सा हॉल है, जिसको हम यहाँ पर अब लखनऊ में इसको भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लखनऊ में है, समझ गए। एक इस पे जा रहा है बेटा, ए जा रहा है सेकंड पर, तो ए सेकंड पर यहाँ जा रहा है और ए सेकंड पर यहाँ जा रहा है। बी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया और ई भी गलत हो गया। बाकी बी देखते हैं, बी बेटा 4th में जा रहा है, तो बी यहाँ पर 4th में जा रहा है, यहाँ पर 1st में जा रहा है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अर्बन
अकादमी, जिसको क्या कहा जाता है, AGRUA, which is the major center of training commercial pilot in India, is located where in उत्तर प्रदेश। से कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, जहाँ पर पायलट ट्रेन किए जाते हैं, तो पायलट की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, या कमर्शियल पायलट जो होते हैं उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग करी जाती है। ये उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पर है? तो याद रखना कि ये बेटा जो फुर्सतगंज है अमेठी का, वहाँ पर ये है। समझ गए बेटा? इसके आगे आगे बात करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो ब्लैक सॉइल होती है, जिसको मार या फिर करेड़ कहते हैं, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड के अंदर पाया जाता है। सेल्फ प्लाविंग की कैपेसिटी इसके अंदर होती है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये बात जो कही जा रही है बेटा बिल्कुल सही है। जो काली मिट्टी होती है इसको मार और करेल कहा जाता है, और इसके अंदर स्वतः जुताई वाली कैपेसिटी पाई जाती है। स्वतः जुताई वाली कैपेसिटी इस वजह से पाई जाती है, यानी कि जब ये मिट्टी सूखती है तो इसमें दरार पड़ जाती है, और जब भीगती है तो ये फैल जाती है। ये फैलने और सिकुड़ने वाली मिट्टी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसके बीच में दरार हो जाती है, तो ऐसा बोला जाता है जैसे हम जुताई करते हैं तो खेत में दरार पड़ती है, उस तरीके से उसमें स्वतः ही दरार पड़ जाती है, तो इसको सेल्फ प्लाविंग वाली हम मिट्टी बोलते हैं। समझ गए? इसके अलावा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दिस सॉइल इज़ वेरी हाई, क्योंकि इसके अंदर बेटा मोल्ट, मोरिलोनाइट और वर्मिकुलाइट जैसे क्ले मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इस वजह से इन ब्लैक सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा वेरी हाई एंड अपॉन ड्राइंग डीप क्रैक आर फॉर्म इन इट, मेकिंग इट लुक एज इफ द फील्ड हैज़ बीन प्लाउड। कह रहा है कि इस मिट्टी की जल धारण क्षमता जो है ये बहुत अधिक होती है, और सूखने पे इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि खेत जोता गया हो। बिल्कुल सही बात है, और यही मैंने अभी आपको समझाया था। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और जो रीजन है असर्शन को कायदे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो कौन सा होगा? ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, नॉट वाला भी नहीं होगा, ये फॉल्स वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ई है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा क्या कह रहा है? कह रहा है द सीवियर वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड डिजीज जो होता है वो काज्ड बाय द पैथोजन अल्ब्यूगो कैंडिडा, which फंगस बिलोंग टू which क्लास। कह रहा है दिस फंगस बिलोंग्स टू which क्लास। कह रहा है कि सरसों की फसल में लगने वाला जो भयंकर सफ़ेद रतुआ, या फिर जिसको हम सफ़ेद फफोला रोग बोलते हैं, ये अल्बिगो कैंडिडा की वजह से लगता है। आपको पूछा जा रहा है कि ये अल्बिगो कैंडिडा कौन से क्लास से बिलोंग करता है, तो इसको याद रखना। ये बेटा ओमाइसिटीज से बिलोंग करता है। इस फंगस के अंदर जो प्रोपोगेशन मटेरियल होता है जिससे इनका पॉपुलेशन बढ़ता है, वो ओ स्पोर होता है। ये एक ओमाइसिटीज जो होते हैं इनके एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर होता है। समझ गए? अगला देखते हैं। कह रहा है इन द कॉन्टेस्ट ऑफ फोक डांस। इसमें कह रहा है कि फोक डांस के संदर्भ में जो भेड़िया नृत्य होता है, ये कौन से डांसर द्वारा परफॉर्म किया जाता है? which dancers perform with a pierced earthen pot and a lamp on their head। कह रहा है कि इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो नर्तक होता है वो छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन अपने सर पर रखता है, और इसके साथ साथ उसमें दीपक रख के ये डांस करता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये कहाँ का है? बेटा एक तो दीपक रख के डांस किया जाता है ब्रज में भी, मैंने आपको बताया था चरकुला नृत्य होता है, लेकिन यहाँ पर चरकुला नृत्य की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कोई दूसरा नृत्य है, और दूसरा नृत्य ये होता कहाँ पर है बेटा? ये होता है अवध रीजन में। अवध रीजन में ये भेड़िया नृत्य किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें एक छिद्रयुक्त मिट्टी का बर्तन होता है, और वहाँ पर दीपक रख के, और उस पर दीपक रखने के बाद फिर वो डांस किया जाता है बैलेंस बनाकर। ये किया क्यों जाता है? 14 वर्ष जब भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास की यात्रा अपनी पूरी करके आए थे, तो उनके आने के उपलक्ष्य में, उनके स्वागत में यह नृत्य किया जाता था। तब से ये अभी चलता आ रहा है, तो इसको हम भेड़िया नृत्य बोलते हैं। अगला क्या है? अगला है मैच द मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, जिसको रिवर वैली यानी कि डैम बोलते हैं, ऑफ उत्तर प्रदेश एंड देयर रिस्पेक्टिव रिवर्स। यानी कि कौन कौन से डैम उत्तर प्रदेश में है, या कौन कौन से रिवर पर बने हुए हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा माता टीला डैम। तो जो माता टीला डैम है ये ललितपुर का जो ललितपुर और झांसी जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। और ये आपको याद रखना है कि ये बेतवा नदी के ऊपर बना हुआ है। समझ गए? तो यानी कि जो पहला है वो किस पे चला जा रहा है बेटा? फर्स्ट जो है ये थर्ड पे जा रहा है। इसके अलावा क्या है? गोविंद बल्लभ सागर जो डैम है, गोविंद बल्लभ सागर जो सागर है, डैम है, वहीं पर एक बांध बना हुआ है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वहीं पर एक डैम बना है,
तो ये डैम बेटा किस पर बना है, इसको याद रखना कि ये जो डैम बना है बेटा, ये डैम बना है सोनभद्र में। और सोनभद्र में किस पे बना है, ये रिहंद पर बना है। समझ गए, रिहंद नदी जो है, रिहंद नदी का पानी आता है और उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है। तो जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है उसको गोविंद बल्लभ पंत सागर बोलते हैं। और वहीं पर डैम बना है, उसी डैम से पानी निकल के फिर नीचे को बहता है, तो उसको बोलते हैं क्या, उसी को हम बोलते हैं रिहंद डैम बोलते हैं, रिहंद नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा बेटा एक होता है मेजा बांध। तो मेजा बांध याद रखना कि मेजा बांध जो है, नाम से पता चल रहा है एम है, एम फॉर मेजा और एम फॉर मिर्जापुर। तो ये कहाँ पर है बेटा, ये मिर्जापुर में है। और ये मिर्जापुर में कहाँ पर है, ये बेटा आपको देखने को मिलता है जो बेलन रिवर है मिर्जापुर का, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। तो यानी कि ये किस पे चला जाएगा, ये 4th पर चला जाएगा। इसके अलावा चंद्रप्रभा जो है, चंद्रप्रभा बेटा चंद्रप्रभा रिवर पर बनेगा, इसमें तो कोई संशय वाली बात ही नहीं है। तो अगर हम केवल डी को 2 पे मिला देते, तो डी को 2 पे मिला देते तो 2 ऑप्शन तो हम केवल सेलेक्ट कर लेते, बाकी तो एलिमिनेट कर ले जाते। इसके अलावा जो गोविंद बल्लभ पंत सागर वाला है, ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान है क्योंकि ये नेशनल लेवल का इम्पोर्टेंट डैम है। तो कुछ बच्चे अगर थोड़ा सा जीके पढ़ते हैं, नेशनल लेवल का भी पढ़ते रहते हैं, तो उनको इसके बारे में पता होगा। तो वो किस पे चला जाएगा, जो बी है ये फर्स्ट पे चला जाएगा। तो बी फर्स्ट पे यहाँ जा रहा है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं, डिक्लेयर्ड इन द ईयर 2022 रानीपुर टाइगर रिजर्व हैज़ बिकम द 4th टाइगर रिजर्व ऑफ उत्तर प्रदेश, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट इट इज़ लोकेटेड। कह रहा है कि जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये बेटा कहाँ पर है, रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है, जिसको 2022 में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसको क्या क्या किया गया था, इसको एक टाइगर रिजर्व के रूप में डेवलप किया गया था। ये चित्रकूट और बांदा डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ता है। तो आपको याद रखना है कि ये चित्रकूट में है, थोड़ा बहुत इसका जो भाग है वो बांदा में आपको देखने को मिल जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हायरार्की ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो राजस्व प्रशासन के पदानुक्रम होते हैं, उनकी हायरार्की के अनुसार यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। ये क्वेश्चन मैंने एक बार और भी पूछा था, लेकिन यहाँ पर मैंने क्वेश्चन का टाइप बदल दिया है। अगर यहाँ पर बेटा आपसे ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो ये आप मान लो कि आपकी नैया बिल्कुल भंवर में पड़ी हुई है। क्यों, क्योंकि डिटेल में मैंने इससे पिछला वाला जो मॉक टेस्ट था उसमें समझाया था। तो इस क्वेश्चन में अगर आप गलती कर रहे हो, तो यानी कि आप सही से पढ़ नहीं रहे हो, और सही से नहीं पढ़ रहे हो तो काम खराब हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। जो हाईएस्ट कोर्ट या फिर बॉडी जो होती है रेवेन्यू रिलेटेड मैटर एट द स्टेट लेवल इज़ द बोर्ड रेवेन्यू। ये बात जो कही जा रही है बेटा, इस बात में बिल्कुल सत्यता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राज्य स्तर पर जो राजस्व से जुड़े मामलात होते हैं, उसका जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो राजस्व परिषद होता है, वहीं पर राजस्व वाले सभी मामले देखे जाते हैं। इसके अलावा क्या है, जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, सुपरवाइज द वर्क ऑफ द लेखपाल, यानी कि जो राजस्व निरीक्षक होता है वो सीधे तौर पर लेखपाल के कार्यों का सर्वेक्षण करता है। ये बात जो कही जा रही है ये भी बात बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा क्या है, कोर्ट ऑफ नायब तहसीलदार इज कंसीडर द लोवेस्ट लीगल कोर्ट ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम। ये भी बात बिल्कुल सही है। जो नायब तहसीलदार होते हैं इनकी अदालत जो होती है वो राजस्व प्रणाली के सबसे निचली अदालत के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। अब इसका बेटा मैं एक बार हायरार्की लिख दे रहा हूँ, इस हायरार्की को आप लोग याद रखना, इसको कभी भूलना नहीं। सबसे ऊपर तो स्टेट, बिल्कुल स्टेट लेवल पे जो सबसे ऊपर वाली बॉडी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। क्या बोला जाता है इसको, इसको हम बेटा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोलते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जस्ट नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जस्ट नीचे होता है एसडीएम, एसडीएम से जस्ट नीचे होता है कौन, टीडीआर, जिसको हम तहसीलदार बोलते हैं। तहसीलदार से जस्ट नीचे एनटीडीआर होता है, जिसको नायब तहसीलदार बोला जाता है। और एनटीडीआर के नीचे फिर क्या होता है, जो नायब तहसीलदार होता है इनके नीचे आता है बेटा कानून गो। क्या कहते हैं इनको, इनको हम बेटा कानून गो बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून गो बोला जाता है, राजस्थान और शायद मध्य प्रदेश में इनको गिरदावर बोला जाता है। लैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर के रूप में इनको जाना जाता है। ये लेखपाल जो होते हैं, जो पटवारी होते हैं, इनके जस्ट ऊपर होते हैं। ये इनको क्या करते हैं, सुपरवाइज करने का काम करते हैं। और इनके जस्ट नीचे कौन आता है बेटा, इनके जस्ट नीचे लेखपाल आता है। तो ये पूरी हायरार्की आपको याद रखनी है। लेखपाल के ऊपर कानून को, कानून के ऊपर नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, फिर एसडीएम, फिर डीएम, और फिर कौन होता है,
फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है और ये सबसे बड़ा होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा पद इसी का होता है। समझ गए बेटा यहाँ तक बात? तो तीनों की तीनों बातें यहाँ पर सही थी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू वीड साइंस इन एग्रीकल्चर, फ्लेरिस माइनर जिसको हम गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा के नाम से जानते हैं, मोस्ट नोटोरियस वीड ऑफ व्हिच मेजर क्रॉप। आपको पता है कि गेहूं का मामा है तो गेहूं का होगा, बिल्कुल इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है। तो गेहूं के मामा को गेहूं पर लगाएंगे और बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना कि नोटोरियस वीड बताओ, धान धान के अंदर सबसे ज़्यादा लगने वाला जो खरपतवार है उसका नाम बताओ, एक फेमस खरपतवार जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको मिमिक्री वीड बोलते हैं, मिमिक्री वीड ऑफ पैडी। जो धान होता है, धान का मिमिक्री वीड कौन सा होता है ये आपको बताना है। कह रहा है कि इन सॉइल माइक्रोबायोलॉजी व्हिच एलिमेंट इज स्ट्रिक्टली फाउंड एज द मेन कंपोनेंट ऑफ द नाइट्रोजिनेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कह रहा है कि मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान में जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी नाइट्रोजिनेज एंजाइम के मुख्य घटक में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है। इसको आपको याद रखना है कि जो बेटा ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, इसके लिए बेटा दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक तो मोलिब्डेनम और एक आयरन। तो यहाँ पर आपको दोनों पे दोनों देखने पे मिल रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो गए कि सर जी अब लगाएं किसको। तो इसमें याद रखना कि जब दोनों एक साथ मिल जाएगा तो दोनों में हम प्रायोरिटी किसको देंगे। पहली प्रायोरिटी हम बेटा मोलिब्डेनम को देंगे और दूसरी प्रायोरिटी हम आयरन को देंगे। समझ गए? जब मोलिब्डेनम रहता है तो मोलिब्डेनम जो होता है यही जो पौधे होते हैं इनके अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी पे हम चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर बेटा दिया गया है वेराइटी और यहाँ पर इनका अनुकूलन दिया गया है। जैसे बात करते हैं सबसे पहले CSR10, तो जो CSR10 है बेटा ये CSSRI के द्वारा निकाला गया है। CSSRI का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि आखिर ये है क्या। तो ये होता है बेटा, जो CSR10 है ये एक ऊसर जो ज़मीन होती है, ऊसर ज़मीन पर इस खेती करने के लिए इसको हमने डेवलप किया है। और ये जो होता है ऊसर ज़मीन पर कायदे से ग्रो होता है। तो याद रखना कि ये सैलाइन एल्कलाइन सॉइल जो होती है इसी को ऊसर भी बोला जाता है। तो ये पहला जो है थर्ड पे चला जाएगा। तो एक चीज़ याद रखना कि ये सभी के सभी जो वैरायटी हैं ये आपकी धान की वैरायटीज़ होती हैं। इसके अलावा बेटा बात करते हैं अरोड़ा वैरायटी की। तो जो अरोड़ा है और एक बरोड़ा होती है। तो जो बरोड़ा होती है वो सरसों की वैरायटी है, जबकि अरुणा जो वैरायटी होती है, अरोड़ा किसकी वैरायटी है, अरोड़ा बेटा राइस की वैरायटी होती है। तो यहाँ पर बेटा बोला जा रहा है कि जो अरोड़ा वैरायटी है ये आपको याद रखना है कि जो ब्राउन प्लांट हॉपर होता है ना उसके प्रति ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है। तो ब्राउन प्लांट हॉपर के प्रति ये रेजिस्टेंट होती है। इसके अलावा याद रखना कि बेटा जो ब्राउन प्लांट हॉपर होता है ये राइस का टुंगरू वायरस जो होता है उसको फैलाने का ये काम करता है। इसके अलावा बेटा बात करते हैं तुलसी की। जो तुलसी होता है ये ब्लास्ट जो डिजीज़ लगती है धान के अंदर उस ब्लास्ट डिजीज़ के प्रति ये रेजिस्टेंट होता है। इसके अलावा पंकज जो वैरायटी होती है, पंकज और इसके अलावा एक वैरायटी और भी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बेटा बोलते हैं जगन्नाथ। तो ये पंकज और जो जगन्नाथ वैरायटी है डीप वाटर वाली वैरायटीज़ होती हैं। एक वैरायटी और भी आती है जो कि जलमग्न के नाम से जानी जाती है। तो ये कुछ वैरायटीज़ हैं जो कि आपको याद रखनी है। तो ए किस पे जा रहा है बेटा, ए जा रहा है थर्ड पर। ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है और ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है, यानी कि सी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया और ई भी गलत हो गया। बी किस पे जा रहा है बेटा, बी जा रहा है फोर्थ पर। तो बी यहाँ पर फोर्थ में जा रहा है यानी ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, कह रहा है कि ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज द यूरेनियम सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को ललितपुर जिले का यूरेनियम सिटी के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। ललितपुर में सीमित भंडार है यूरेनियम का, लेकिन तब भी सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो ललितपुर में ही है। सीमित भंडार बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसको आपको याद रखना है। मतलब भारत में इतना ज़्यादा यूरेनियम नहीं है, लेकिन जो है वो थोड़ा बहुत ललितपुर में आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बेटा जो कॉपर है, कॉपर भी आपको ललितपुर में ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ललितपुर इज सिचुएटेड इन द भाबर बेल्ट। ये भाबर बेल्ट में नहीं है बेटा। ललितपुर जो है ये भाबर बेल्ट में कहाँ पर होगा, यह तो पठार वाले रीजन में है। तो ये कम्प्लीटली बिल्कुल फॉल्स रीजन है, क्योंकि जो ललितपुर है ये आपको बुंदेलखंड वाला जो प्लेटू है वहाँ पर देखने को मिलता है, ये यहाँ पर नहीं है। तो असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है।
असर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चरल फिजिक्स एंड इरिगेशन मैनेजमेंट व्हाट टाइम परसेंटेज दैट प्योर वाटर हैव द मैक्सिमम डेंसिटी। कह रहा है कि कृषि भौतिकी और सिंचाई प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार शुद्ध जल का घनत्व डेंसिटी किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो याद रखना कि जो वाटर होता है इसकी मैक्सिमम जो डेंसिटी होती है बेटा वो कब होती है, मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर -4 लगाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि जो जल होता है वो 0 पे आके तो बर्फ़ बन जाता है, और जब ये बर्फ़ बन जाता है तो इसका जो वो होता है वॉल्यूम होता है वो 9% बढ़ जाता है। इसको भी याद रखना, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगला क्या है, कह रहा है कि इन एग्रोनॉमी द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्लाइंड होइंग इज मोस्ट रिकमेंडेड फॉर व्हिच क्रॉप। कह रहा है कि एग्रोनॉमी में जो अंधी गुड़ाई करी जाती है यह प्रथा मुख्य रूप से किस फसल के लिए सबसे अधिक अनुशंसित होती है। तो अंधी गुड़ाई बेटा किसके अंदर करते हैं, हम गन्ने के अंदर करते हैं। जब तक गन्ने का जर्मिनेशन नहीं हो जाता, गन्ने का जो जर्मिनेशन होता है बेटा वो 60 दिन तक चलता है, इसको भी याद रखना। 60 दिन तक इनका जर्मिनेशन चलता है, और उसके बाद फिर अगले जो 60 दिन होते हैं वहाँ पर इनका फॉर्मेटिव स्टेज चलता है, फिर वेजिटेटिव स्टेज चलेगा, और इस तरीके से इनका स्टेज चलता रहता है। अगला क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉइल एंड वाटर फिजियोलॉजी। मृदा और पादप कार्यकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। ये 3 कथन दिए गए हैं, विचार करेंगे और विचार करके बता देंगे कि करेक्ट कौन सा है। धड़ से बताएंगे, बिल्कुल लोड नहीं लेंगे। कह रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द रिलीज्ड ऑक्सीजन गैस इज डेराइव्ड फ्रॉम द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नॉट फ्रॉम द बैकड्रॉन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली जो ऑक्सीजन गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड से टूटने से नहीं बल्कि जल के टूटने से निकलती है। ये बात आपको याद रखनी है। कई बार लोग सोचते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन निकलता है, कई लोग सोचते हैं कि ये निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड से, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये बात जो है, जो फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलता है ये पानी का टूटने से निकलता है। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, H2O है, इसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग होकर ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलता है। इस चीज़ को याद रखना है। पहले लोग मानते थे कि फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी से ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन ऐसा नहीं, पानी से ऑक्सीजन निकल रही होती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। तो ये बात पहली जो है ये तो सही है। इसके अलावा क्या कह रहा है कि जो कैल्विन साइकिल होता है जिसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं, टेक प्लेस इन द स्टोमेटा। ये बात जो कही जा रही बेटा बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो डार्क रिएक्शन होता है ये स्टोमेटा में होता है, और इसके अलावा जो लाइट रिएक्शन होता है वो किसके अंदर होता है, वो ग्रेना में होता है। ठीक, लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है, ग्रेना में होगा, और डार्क रिएक्शन स्टोमेटा के अंदर होता है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आयरन और मैग्नीशियम जो होता है, आयरन मैग्नीशियम आर द मेन सेंट्रल एलिमेंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। कह रहा है कि लोहा और मैग्नीशियम जो होते हैं ये क्लोरोफिल के संरचना के मुख्य केंद्रीय तत्व होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर बेटा जो ये आयरन लिख दिया गया है ये बात गलत हो जाएगी। हालांकि आयरन जो होता है वो हमारी पत्तियों को हरा रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन ये क्लोरोफिल बनाने के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। क्लोरोफिल के लिए तो केवल मैग्नीशियम ही जरूरी होता है, इसीलिए ये बात जो हो जाएगी वो बिल्कुल गलत हो जाएगी। हमको यहाँ पर खोजना क्या था बेटा, हमें यहाँ पर करेक्ट खोजना था। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर बेटा दिया गया है झील, और यहाँ पर दिया गया है बेटा जिला। कह रहा है कि बखिरा झील कहाँ पर है, तो याद रखना बेटा जो बखिरा झील है ये एक मेजर रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में, जो कि संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। समझ गए। इसके अलावा सुरहा ताल है, सुरहा ताल बेटा कहाँ पर है, ये बलिया में है। इसके अलावा बात करते हैं रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल बेटा गोरखपुर में है, काफ़ी ज़्यादा फेमस ताल हो गया है, उसका ब्यूटिफिकेशन भी कर दिया गया है, उसमें बोटिंग भी करी जाती है। तो वहाँ के लोगों के द्वारा आते हैं लोग, उसमें नाव चलाते हैं, और मतलब थोड़ा सा ठीक है। अगला क्या है, कीठन झील। तो कीठन झील याद रखना कि ये कीठन झील कहाँ पर है। कीठन झील जिसको हम सूर सरोवर के नाम से जानते हैं, ये आपको बेटा आगरा के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो ए किस पे है बेटा, ए सेकंड पर जा रहा है, तो ए सेकंड पर यहाँ जा रहा है और ए सेकंड पर यहाँ जा रहा है, बाकी तीनों हो गए गलत। बी देखते हैं, बी किस पे जा रहा है बेटा, बी जा रहा है फर्स्ट पर।
तो बी फर्स्ट पे कौन पे जा रहा है, बी फर्स्ट में यहाँ जा रहा है, यानी ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कह रहा है कि इन सीड टेस्टिंग व्हाट इज टेट्राजोलियम टेस्ट, जिसको टी जेड टेस्ट के रूप में जानते हैं। कह रहा है कि प्राइमरली यूज टू डिटरमाइन, इसको प्राइमरली हम क्या चीज़ डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो याद रखना बेटा, ये टेट्राजोलियम टेस्ट होता है, इससे हम पता करते हैं सीड की वायबिलिटी। टेट्राजोलियम जो टेस्ट होता है, जैसे कि टेट्राजोलियम टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसमें सीड की वायबिलिटी पता करते हैं। तो अगर सीड जिंदा होता है तो ये टेट्राजोलियम टेस्ट में ये रिएक्शन करके इसका जो एम्ब्रायो होता है वो पिंक कलर का हो जाता है। और अगर मरा हुआ सीड है या डेड हुआ है तो डेड वाला सीड कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करता है, वो एज इट इज़ पड़ा रह जाता है। इस तरीके से हम पता कर पाते हैं कि सीड आगे जर्मिनेट करने वाला है कि नहीं है। इसके अलावा बेटा जेनेटिक प्योरिटी को पता करने के लिए क्या किया जाता है, ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। जब तक हम उसको ग्रो नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि उसकी जेनेटिक प्योरिटी है कितनी। अगला क्या है, टेक्निकली व्हाट टाइम ऑफ की आर शिफ्ट कंट्रोल एंड आल्ट कीज ऑन ए कंप्यूटर कीबोर्ड कार्ड। कह रहा है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो शिफ्ट की होती है, कंट्रोल होता है, जो आल्ट की होता है, उनको किस प्रकार की कुंजी बोला जाता है। तो इसको याद रखना बेटा, फंक्शन की तो कहते नहीं हैं, टोंगल की भी नहीं बोलते हैं, नेविगेशन भी की नहीं बोलते। नेविगेशन की जो तीर लगा होता है ना ऊपर नीचे दाएं बाएं भगाने के लिए, उसको नेविगेशन की बोलते हैं। तो बचा क्या, बचा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अल्फ़ा न्यूमेरिक भी नहीं होता, अल्फ़ा न्यूमेरिक की भी नहीं होता है। वैसे अगर हम बात करें बेटा तो अल्फ़ा न्यूमेरिक की आपको कीबोर्ड में देखने को मिलता ही नहीं है, मतलब एक साथ दोनों नहीं होते हैं। जैसे न्यूमेरिक की तो ऊपर आपको F1 रो के जस्ट नीचे देखने को मिल जाता है, जो QART वाला होता है, यानी कि जो अल्फ़ाबेट वाली पहली लाइन होती है उसके जस्ट ऊपर ABCD लिखा होता है ना, सॉरी 1 से लेकर 9 तक होता है, फिर 0 होता है, वो होती है। और इसके अलावा अल्फ़ाबेट वाली पूरी की है। तो इस तरीके से अल्फ़ा न्यूमेरिक की कोई नहीं होती है कि मतलब वहाँ अल्फ़ाबेट भी हो न्यूमेरिकल भी हो, दोनों चीज़ें आपको कीबोर्ड में नहीं देखने को मिलती हैं। हाँ, कैलकुलेटर वाली कीबोर्ड आपको अलग से देखने को मिलती है माउस में। जो माउस अगर आप देखोगे तो माउस में यहाँ पर इस कोने पे इस तरीके से, जैसे मान लो ये पूरा माउस है, सॉरी कीबोर्ड है, तो यहाँ पर आपको ये किनारे कैलकुलेटर वाला जो कीबोर्ड होता है वहाँ पर नंबरिंग की आपको देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोई की उसमें नंबर भी हो और इसके अलावा उसमें अल्फ़ाबेट भी हो, इस तरीके से कोई चीज़ नहीं होती है। आपको याद रखना चाहिए कि बेटा जो शिफ्ट होता है, कंट्रोल होता है और आल्ट होता है, अगर इसकी मदद से इसको क्लिक करते हुए अगर इसको हम होल्ड किए हैं और इसको होल्ड करके अगर हम कोई और दूसरी बटन दबाते हैं तो वो मॉडिफाई कर जाता है, मतलब शब्द कुछ और लिखता है। जैसे शिफ्ट के साथ जब हम दबाते हैं तो कैपिटल लेटर लिखने लगता है, या कैप्स लॉक अगर दबा हुआ है तो इस तरीके से वो थोड़ा सा क्या करता है, कॉम्बिनेशन की या फिर इसको मॉडिफायर की के रूप में जाना जाता है। समझ गए। अगला क्या है, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कह रहा है कि कृषि विस्तार और अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र है वो स्टेब्लिश किया गया था 1974 में पांडिचेरी में, और इसको रिकमेंड किया था मोहन सिंह मेहता कमेटी ने। ये बात जो कही जा रही है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पहला स्टेट जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी वो 1960 में पंतनगर, जो कि इस समय पर उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बिल्कुल सही है। पूरे भारत की जो सबसे पहली एग्रीकल्चर की स्टेट यूनिवर्सिटी थी, ये कौन सी थी, ये बेटा आपको याद रखना है कि पंतनगर यूनिवर्सिटी थी। समझ गए। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, और हमसे करेक्ट ही पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर बेटा बोरान सॉरी न्यूट्रेंट दिए गए हैं, और यहाँ पर बेटा इनके क्या दिए गए हैं, यहाँ पर फंक्शन एंड डिफिशियंसी दी गई कि अगर इनका फंक्शन और इनकी अगर कमी हो जाती है तो क्या क्या प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। एक एक करके पढ़ते हैं। कह रहा है खैरा डिजीज इन राइस इज अ सिंबल ऑफ ट्रिप्टोफॉन। कह रहा है कि धान में जो खैरा रोग होता है और ट्रिप्टोफॉन का संश्लेषण में किसका योगदान होता है। तो खैरा रोग बेटा बच्चा बच्चा जानता है, वो जिंक की कमी से होता है। इसके अलावा क्या है, कह रहा है कि कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, ये मोलिब्डेनम वाला होता है। इसके अलावा हेल्पफुल इन जर्मिनेशन ऑफ पोलन। पोलन जर्मिनेशन के लिए बेटा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो बोरॉन होता है। इसके अलावा इट्स डिफिशियंसी सिम्टम ऑलवेज अपीयर ऑन द टॉप। जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी हमेशा कहाँ पर होती है बेटा, बिल्कुल टॉप पर दिखाई देती है। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो कैल्शियम होता है ये कैसा होता है बेटा,
कैल्शियम जो होता है ये इमोबाइल एलिमेंट होता है और मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जो इमोबाइल एलिमेंट होते हैं, इनके अंदर आपको जो कैल्शियम होता है सॉरी इमोबाइल जो एलिमेंट होते हैं, ये नई पत्तियों पर तक जल्दी पहुँच नहीं पाते हैं और जल्दी नहीं पहुँचेंगे तो नई पत्तियाँ जो होती हैं वो अपना इनके अंदर कमी का सिम्पटम दिखने लगता है। तो ए किस पे जा रहा है बेटा? ए जा रहा है थर्ड पर, तो ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है और ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है। बाकी डी, सी और ए सब गलत हो गया। बी किस पे जा रहा है बेटा? बी जा रहा है फर्स्ट पर, तो बी यहाँ पर फर्स्ट में जा रहा है, यानी कि बाकी सब गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्या है? कह रहा है कि द फेमस ब्लैक टिप जो है डिजीज़ इन मैंगो इन द मैंगो क्रॉप इज़ प्राइमरली कॉज्ड बाय व्हाट? कह रहा है कि आम की फसल में लगने वाला प्रसिद्ध ब्लैक टिप जो है, ये ब्लैक टिप रोग मुख्य रूप से किस कारण से होता है? इस चीज़ को हमको याद रखना है। तो ब्लैक टिप याद रखना बेटा कि जो ब्लैक टिप होता है ये ज़्यादातर ईंट भट्ठों के आस-पास जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की जो समस्या होती है, वो वायु प्रदूषण होता है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। इसके अलावा जब बोरान की कमी होती है तो इसकी वजह से भी हमको ये ब्लैक टिप ऑफ मैंगो देखने को मिलता है। याद रखना बेटा, कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जो है ये कोई बीमारी नहीं है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो एक डिसऑर्डर है। बाकी डिज़ीज़ क्या होता है, डिसऑर्डर क्या होता है, मैंने अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स में डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रखा है पैथोलॉजी वाले सेक्शन में, तो आप वहाँ से पढ़कर अच्छे से इसको जान सकते हैं। अगला क्या है? कह रहा है कि वेयर इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना कि ये हथकरघा जो उद्योग का हथकरघा जो प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये कहाँ पर है बेटा? ये आपको वाराणसी में देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्या है? अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम व्हिच वाज द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज करेक्टली इनकरेक्टली मैच? मतलब इनमें से गलत कौन सा है? जैसे सिद्धार्थनगर काला नमक के लिए है, बिल्कुल सही है। मुजफ्फरपुर के लिए बोला जा रहा है जेगरी, ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कन्नौज परफ्यूम के लिए है, ये भी सही है। पीलीभीत जो है ये टेराकोटा, पीलीभीत बेटा टेराकोटा के लिए नहीं है, इसको याद रखना क्योंकि पीलीभीत है। पीलीभीत आपको याद रखना है कि टेराकोटा नहीं है, यहाँ पर आपको फ्लूट जो होता है ना, जिसको बांसुरी बोलते हैं, ये बांसुरी के लिए महत्वपूर्ण है। बांसुरी यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत यहाँ पर ये फेमस है। अमरोहा के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ढोलक जो है, अमरोहा की ढोलक बढ़िया होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई लोड नहीं लेना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। कह रहा है कि व्हिच व्हिच ऑफ द मेजर क्रॉप विथ देयर नोटोरियस फंगल डिजीज करेक्टली इन प्लांट पैथोलॉजी? कह रहा है कि पादप रोग विज्ञान में प्रमुख फसलों और उनके कुख्यात यानी कि फंगल डिजीज का सही मिलान करना है। यहाँ पर फसल दिया गया है और यहाँ पर उनकी डिजीज दी गई है। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं बेटा, रेड रॉट दिया गया है, पोलियोट्राइकम फाल्केटम, याद रखना ये बेटा गन्ना का डिजीज होता है। अर्गट ग्रीन ईयर डिजीज ये बेटा बाजरा का होता है। इसके अलावा जो टिक्का डिजीज होती है ये बेटा मूंगफली की होती है। लूज स्मेट किसके अंदर होता है बेटा? गेहूं के अंदर होता है। तो ए किस पे जा रहा है? ए थर्ड पर जा रहा है। ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है और ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है, बाकी तीनों हो गए गलत। इसके अलावा बी देखते हैं, बी किस पे जा रहा है बेटा? बी फोर्थ पर जा रहा है। बी यहाँ पर फोर्थ में जा रहा है, यहाँ पर बी सेकंड में जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हिच मेजर ग्रीन हाउस गैस इज इमिटेड बाय बैक्टीरिया अंडर एनारोबिक कंडीशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग इन पैडी फील्ड? कह रहा है कि धान के खेतों में जल भराव के कारण अवायवीय परिस्थितियों में जीवाणुओं द्वारा कौन सा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होता है? ये आपको याद रखना है कि जो मीथेन गैस होती है यही उत्सर्जित होती है और ये ग्रीन हाउस गैस होती है, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होती है। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? कह रहा है कि अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार मांग की लोच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये दो कथन दिए गए हैं, हमको बताना है यहाँ पर करेक्ट कौन सा है। कह रहा है कि इफ अ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज बाय 10% एंड द डिमांड ड्रॉप बाय 20% द डिमांड विल बी कॉल्ड इलास्टिक। ये बात जो कही जा रही है बिल्कुल सही है, क्योंकि जब वस्तु की कीमत के अंदर वृद्धि करी गई तो उसकी डिमांड घट गई, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी पाई जा रही है। जैसे दवाओं में प्राइस इलास्टिसिटी नहीं होती है, अगर उसका दाम बढ़ा दोगे तो भी लोग को खरीद के लेनी है दवा, और अगर उसको घटा दोगे तो भी उसको लेना ही है। तो दवा में इलास्टिसिटी नहीं होती है।
इसके अलावा जो हमारा मेजर फूड होता है, जैसे रोटी है, मतलब धान, चावल है, गेहूँ है, दाल है, ये आलू है, इन सब के अंदर भी इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है। मतलब इनका दाम बढ़ाओगे तब भी लोग खाएँगे, घटाओगे तब भी खाओगे। लेकिन जो सब्जियाँ हैं, फल हैं, मेवे हैं, इनके अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है। दाम बढ़ाओगे तो लोग कम खाएँगे, खाना बंद कर देंगे। जैसे बादाम बहुत महँगा है तो सबके नसीब में नहीं होता है, काजू बादाम जो मेवा होता है, सबके बस में नहीं होता है क्योंकि महँगा है। प्राइस इलास्टिसिटी उसके अंदर पाई जा रही है। तो अगर प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी नहीं पाई जा रही है, प्राइस इलास्टिसिटी का सीधा-सीधा मतलब है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दोनों आप बोल सकते हो। जब हम चीज़ों का दाम बढ़ा देते हैं, तो क्या उनकी डिमांड घट जाती है? अगर दाम बढ़ाने से डिमांड घट रही है या बढ़ रही है, तो इसका सीधा-सीधा मतलब है उसके अंदर इलास्टिसिटी पाई जा रही है। और अगर नहीं घट बढ़ रही है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर किसी वस्तु के दाम में हमने 10% की वृद्धि कर दी और 10% की वृद्धि कर देने मात्र से 20% की उसके अंदर गिरावट आ गई, तो यानी कि हमने दाम बढ़ाया, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, तो इलास्टिसिटी पाई जा रही है। कह रहा है कि द डिमांड फॉर एसेंशियल गुड्स लाइक साल्ट एंड लाइफ सेविंग ड्रग इज जनरली परफेक्टली इलास्टिक। कह रहा है कि नमक और जीवन रक्षक दवाओं जैसे कि आवश्यक वस्तुओं की मांग आमतौर पर पूर्णतः लोचदार होती है, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक होती है। ये बात कही जा रही है। तो एसेंशियल जो गुड्स होते हैं, जैसे नमक है, लाइफ सेविंग ड्रग्स, देखो मैंने अभी दवा का नाम लिया था और दवा का एग्जाम्पल भी आ गया। तो ये बात जो जैसे नमक, अगर नमक मान लो बहुत महँगा कर दिया जाए, तो क्या नमक खाना बंद कर दोगे? नहीं। और बहुत सस्ता कर दिया जाए, तो क्या ढेर सारा नमक खाओगे? नहीं। बिल्कुल रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाओगे। तो ये भी बात जो यहाँ पर कही जा रही है बिल्कुल सही है। तो सॉरी, एक बार पढ़ते हैं क्या कह रहा है। डिमांड एंड ड्रग इज जनरली परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक बेटा पूर्णतः लोचदार थोड़ी होता है, ये इन इलास्टिक होता है, यानी कि इसके अंदर कोई लोच नहीं पाया जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, कोई लोच नहीं होता है। ये परफेक्टली इन इलास्टिक हम भले इसको कह सकते हैं, वैसे परफेक्टली इन इलास्टिक तो नहीं होता है, लेकिन इन इलास्टिक तो कह ही सकते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी, यानी कि पहला सही है और दूसरा गलत है। हमको यहाँ पर करेक्ट खोजना था, तो हमने खोज लिया पहला सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि इन एनिमल हस्बेंड्री व्हाट इज द मीट ऑफ बफेलो कॉल्ड, साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल टर्मिनोलॉजी। देखो ध्यान से समझना बेटा, जो मीडिया है वहाँ पर प्रोपोगेंडा और तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, तो नॉर्मल जनता जो हो वो कंफ्यूज हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन बीइंग एग्रीकल्चर स्टूडेंट यू मस्ट बी क्लियर अबाउट व्हाट इज बीफ। जब हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में गाय और भैंस दोनों का जो मांस होता है उसको बीफ के नाम से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत से गाय का मांस एक्सपोर्ट नहीं होता है और ना गाय की स्लॉटरिंग होती है, कुछ स्टेट्स को अगर छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर गाय काटी नहीं जाती है। हाँ, वो दूसरी चीज़ है कि हम गाय को सीधा-सीधा जिंदा-जिंदा उनको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं और फिर दूसरे देश में जाके कट जाती हैं, वो चीज़ होती है। लेकिन हम यहीं पर काट के उसको नहीं बेचते हैं, और ऐसा किया जाता है तो कुछ-कुछ जो स्टेट्स हैं, केवल वहाँ पर किया जाता है। तो अगर कहीं पर आपको न्यूज़ में देखने को मिले कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, तो उस बीफ एक्सपोर्टर में जो भैंस का मांस होता है वही ज़्यादा होता है। समझ गए? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बीफ एक ही टर्मिनोलॉजी होती है, तो हम वहाँ पर गाय और भैंस लिख के अलग से बेच नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसे अलग लिख के बेचोगे तो फिर मार्केट में, अब इंटरनेशनल मार्केट में बेच नहीं पाओगे। तो आपको याद रखना है कि जो भैंस का मांस होता है उसको क्या कहा जाता है बेटा, उसको हम बफेन बोलते हैं या फिर उसको हम कारा बीफ के नाम से जाना जाता है। समझ गए? इसके अलावा याद रखना है कि जो बीफ होता है इसको गाय और भैंस दोनों के मांस को कहा जाता है। जो मटन होता है ये किसके मांस को कहा जाता है? मटन जो होता है ये भेड़ के मांस को कहा जाता है। चेमन जो होता है जिसको सेमन बोलते हैं, ये किसका होता है? ये बेटा बकरी का होता है। और सूअर के मांस को क्या कहा जाता है? पोर्क कहा जाता है। समझ गए? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर कंप्यूटर की पीढ़ियाँ दी गई हैं, यहाँ पर टेक्नोलॉजी दी गई हैं। इसको मैंने दोबारा रिपीट किया है, एक बार मैंने इस क्वेश्चन को पूछ रखा था किसी और एक मॉक टेस्ट में। कह रहा है कि पहली पीढ़ी में क्या होता है बेटा, पहली पीढ़ी में तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। बहुत बड़ा सा एक कमरा होता था, उस पूरे कमरे में लगाया जाता था और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था, बहुत इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती थी, प्रोसेसिंग बहुत धीरे-धीरे करता था। इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। जब दूसरी पीढ़ी आई, तो दूसरी पीढ़ी में क्या किया जाने लगा, दूसरी पीढ़ी में बेटा ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। और जब तीसरी पीढ़ी आई तो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लगा। और चौथी पीढ़ी जब आई तो इसमें
माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। और जो 5वीं पीढ़ी जो इस समय चल रही है, तो आपको याद रखना है कि बेटा जो चौथी पीढ़ी तक ही चल रही है, अभी 5वीं पीढ़ी नहीं आई है। तो चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर और इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी चीज़ें आपको ये चौथी पीढ़ी के अंदर ही देखने को मिल रही हैं। समझ पा रहे हो? तो इस चीज़ को याद रखना कि माइक्रो प्रोसेसर, इसके अलावा जो हाई लेवल क्या कहते हैं उसको, माइक्रो प्रोसेसर, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एल्गोरिदम और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी चौथे जनरेशन से संबंधित होते हैं। ए किस पे जा रहा है? ए जा रहा है बेटा सेकंड पर। तो ए सेकंड पर यहाँ जा रहा है और ए सेकंड पर यहाँ जा रहा है। सी, ए और ई तीनों गलत हो गए। बी किस पे जा रहा है? बी फोर्थ पे जा रहा है। बी यहाँ पर फोर्थ में जा रहा है, यानी ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ गए? अगला क्वेश्चन बेटा लगाओ। तब तक मैं 1 सेकंड इस दस्ताने को पहन लेता हूँ, क्योंकि उंगली में थोड़ी सी जलन हो रही है। तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश शेयर इट्स मैक्सिमम लॉन्गेस्ट जियोग्राफिकल बाउंड्री। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश इनमें से किसके साथ अपनी मैक्सिमम जियोग्राफिकल बाउंड्री शेयर करता है? वो कौन सा स्टेट है जिससे उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो याद रखना बेटा कि जो उत्तर प्रदेश है, ये आपका उत्तराखंड से मैक्सिमम लॉन्गेस्ट जियोग्राफिकल बाउंड्री विथ विच स्टेट। तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे लॉन्गेस्ट जो बाउंड्री शेयर करता है, वो किससे करता है बेटा? ये मध्य प्रदेश से करता है। क्योंकि जो मध्य प्रदेश है टोटल, जो उत्तर प्रदेश के जो 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो मध्य प्रदेश से टच करते हैं। अगला क्या है? अगला है द लोएस्ट रेनफॉल इन द स्टेट इज रिकॉर्डेड इन मथुरा एंड आगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये बात जो कही जा रही है, ये बात बिल्कुल ही सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोएस्ट रेनफॉल हमको देखने को मिलती है, वो आपको या तो आगरा में या तो मथुरा में देखने को मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा क्या कह रहा है? दीज डिस्ट्रिक्ट आर सिचुएटेड एट एक्सट्रीम वेस्टर्न एंड ऑफ उत्तर प्रदेश वेयर द मानसून विंड कमिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल लूज ऑलमोस्ट ऑल देयर मॉइस्चर बाय द टाइम दे रीच। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी से मानसून चलता है, वो मानसून यहाँ तक आते आते थक जाता है, इसके अंदर का सभी मॉइस्चर रुक जाता है। ये जो निकलता है तो ये दिल्ली तक बरसते बरसते ख़त्म हो जाता है, इसका पानी फिर रह नहीं जाता, फिर यहाँ आके ये बरसता नहीं है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी पहला बात भी सही है और दूसरी बात भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ई है, ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि इन एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स व्हाट इज़ द लाइसीमीटर साइंटिफिकली यूज टू मेजर। से कह रहा है कि कृषि उपकरणों में जो लाइसीमीटर का उपयोग होता है, वैज्ञानिक रूप से क्या मापने के लिए इसको किया जाता है? तो याद रखना बेटा, जो लाइसीमीटर होता है, इससे हम क्या मेजर करते हैं? लाइसीमीटर से बेटा हम इवापोट्रांसपिरेशन और लीचिंग को मेजर करते हैं। समझ गए? इसके अलावा बेटा जो विंड की गति होती है, हवा की गति किससे मेजर करी जाती है? हवा की गति जो मेजर होती है वो एनीमोमीटर से मेजर किया जाता है। सॉइल मॉइस्चर टेंशन टेंसियोमीटर से मेजर किया जाता है। सोलर रेडिएशन किससे मेजर किया जाता है? ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे मेजर किया जाता है? इसके अलावा यहाँ पर बेटा कुछ स्थान दिए गए हैं और यहाँ पर लीडर दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल ये कहाँ से थी बेटा? बेगम हजरत महल आपको याद रखना है कि ये बेटा लखनऊ से थी। ये उस समय पर लखनऊ की क्या हुआ करती थी? ये अवध की क्वीन हुआ करती थी। इसके अलावा क्या है? लियाकत अली। लियाकत अली ये कहाँ के थे बेटा? इसको याद रखना है कि जो लियाकत अली थे ये इलाहाबाद के थे, जो इस समय प्रयागराज हो गया है। इसके अलावा खान बहादुर खान, खान बहादुर खान कहाँ के थे बेटा? तो खान बहादुर खान ये बेटा बरेली के थे। इसके अलावा नाना साहब कहाँ के थे बेटा? नाना साहब कानपुर के थे। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। लक्ष्मी बाण कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैंने शायद 6th क्लास में इसको पढ़ा था, 6th या 5th क्लास में, 6th में था या 7th में, से कुछ में था। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक कविता 140 लाइन की शायद थी, पूरी कविता याद थी हमें। क्लास में 3-4 बच्चे थे जिनको पूरी कविता याद थी, बड़ा मजा आता था उसको सुनने में। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी। ए कितना है? ए किस पे जा रहा है बेटा? ए 4th पे जा रहा है। ए 4th पर यहाँ जा रहा है, ए 4th पर यहाँ जा रहा है, ए 4th पर यहाँ जा रहा है। अरे बाप रे, इसने तो झड़ी लगा दी।
बी किस पे जा रहा है बेटा? बी जा रहा है फर्स्ट पर, बी फर्स्ट पे जा रहा है। चलो 2 ही मिलाने से चल गया काम। अधिकतर आप बेटा जब एग्ज़ाम में जाओगे ना, तो वहाँ पर आप देखोगे कि अधिकतर जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं, 2 ही ऑप्शन पे आप मिलाओगे तो वो लग जाएँगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3, क्योंकि 3 लगा दोगे तो चौथा तो अपने आप ही लग जाएगा। तो आपको 3 ही लगाने पड़ते हैं, चौथा लगाने का प्रयास आपको नहीं करना है एग्ज़ाम में। अगला क्या है कि 1 बाइट जो होता है, 1 बाइट इज़ इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? 1 बाइट में बेटा टोटल 8 बिट होते हैं, समझ गए? बिट जो होता है वो सबसे छोटी यूनिट होती है। इसके अलावा बेटा कई बार कहा जाता है निबल भी सबसे छोटी यूनिट होती है, लेकिन निबल को कंप्यूटर की भाषा में सबसे छोटी यूनिट नहीं कहा जाता है। 4 बाइट का एक निबल होता है, लेकिन निबल को हम सबसे छोटा नहीं मानते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो बिट होता है ये सबसे छोटी यूनिट होती है। 1 बाइट के अंदर कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं। और जब हम 1024 बाइट ले लेंगे, 1024 बाइट, तो उससे 1 केबी बन जाता है। फिर 1024 केबी लेंगे तो में एमबी बन जाएगा, फिर 1024 एमबी लेंगे तो जीबी बन जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। कह रहा है कि इन सेरीकल्चर द सिल्क ग्लैंड ऑफ द इंसेक्ट आर मॉडिफाइड फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी? कह रहा है कि सेरीकल्चर के अंदर कीट की जो रेशम ग्रंथियां उसके शरीर के किस भाग का रूपांतरित रूप होती हैं? मतलब सेरीकल्चर में जो रेशम कीट होता है, जो इसमें जो सिल्क ग्लैंड निकलती है वो कहाँ से निकलती है? तो इसका जो सिलेवरी ग्लैंड होता है, इसकी जो लार ग्रंथियां होती हैं, जो कोकून बनता है तो उसके लार से वो धागे निकलते हैं, वही लार का धागा जो होता है उसी से हम सिल्क बनाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोर्डॉक्स मिक्सचर। बोर्डॉक्स मिक्सचर से संबंधित 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट बताना है। कह रहा है कि इट वॉज डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर PMA मिलार्डेट इन फ्रांस इन 1882। कह रहा है कि इसकी खोज प्रोफेसर PMA मिलार्डेट द्वारा 1882 में फ्रांस में की गई थी। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रांस में लोग बियर के लिए उस क्या किया करते थे, अंगूर की खेती करते थे और अंगूर में पाउडरी मिल्ड्यू लगा था और पाउडरी मिल्ड्यू को रोकने के लिए बोर्डॉक्स मिक्सचर का इस्तेमाल किया गया था। याद करो उस कहानी को जब मैंने तुम्हें बताई थी, याद आ रहा है? पैथोलॉजी में पढ़ाई थी बेटा, आर्टिकल जब में पढ़ाई थी। आप एक चीज़ बताओ, जो बोर्डॉक्स मिक्सचर होता है इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? तो याद रखना, बोर्डॉक्स मिक्सचर के अंदर बेटा हम कॉपर सल्फेट मिलाते हैं, इसके अलावा लाइम मिलाते हैं और पानी मिलाते हैं। तीनों को बराबर अनुपात में मिलाएंगे और क्या कर देंगे, छिड़क देंगे। अगला क्या है? इट इज़ फर्स्ट सक्सेसफुल यूज वॉज टू कंट्रोल डाउनी मिल्ड्यू। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए इसको सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था। इट इज़ मेनली ए मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसको हम बिलो विट्रॉल बोलते हैं, लाइम और इसके अलावा वाटर, ये तीनों का मिक्सचर से बनता है। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाएंगे, 1 नंबर प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ के देख लेंगे अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस में ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कम है? तो याद रखना, सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वो किसकी है? श्रावस्ती की है। सबसे जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है किसकी है बेटा? गौतम बुद्ध नगर की है, नोएडा की। जो नोएडा है गौतम बुद्ध नगर वाला, वही वाला है। किसान कॉल सेंटर जो स्कीम है वो कब लॉन्च किया गया था? यहाँ पर सीधा यही पूछ रहा है कि किसान कॉल सेंटर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था बेटा 21 जनवरी सन 2004 को। इसमें हम सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक हम फ़ोन लगा सकते हैं। इसका टोल फ्री नंबर है 1800-180-1551। इसके अलावा 22 भाषाओं में हमको यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो जाती है। कह रहा है कि इन द हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप इमेस्कुलेशन इज एन एक्सट्रीमली नेसेसरी स्टेप। कह रहा है कि स्वपरागित सेल्फ पॉलिनेटेड फसलों में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडेशन कार्यक्रम में विपुंसन इमेस्कुलेशन एक अत्यंत आवश्यक कदम है। बिल्कुल सही है। अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन करना है तो हमको ये चीज़ निश्चित करनी होगी कि कौन से मेल से कौन से फीमेल का क्रॉस कराना है। तो उसके लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए इमेस्कुलेशन ज़रूरी होता है, क्योंकि इमेस्कुलेशन में हम मेल पार्ट को निकाल देते हैं। मेल पार्ट को निकाल देंगे तो स्वपरागण होगा नहीं, और परपरागण के लिए हमको जहाँ से पॉलन चाहिए वहाँ से लाके पॉलन डाल देते हैं। बिल्कुल सही है। अंडर इमेस्कुलेशन द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कट एंड रिमूव बिफोर द पॉलन ग्रेन मैच्योर
सो दैट अनवांटेड सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट अकर इन द फ्लावर। बिल्कुल सही है, यही मैंने आपको समझाया भी है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन असर्शन को कायदे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो ई होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि राइस क्रॉप के अंदर जो अपोची डिजीज लगती है ये किसकी वजह से होता है, ऐसा कौन सा रीजन है जो कि अनारोबिक वाटर लॉगिंग कंडीशन में आपको देखने को मिलती है। तो आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है ये आपको ज़्यादातर जल भराव वाली स्थिति में देखने को मिलता है और इसी की वजह से अपोची डिजीज धान के अंदर लगती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीएफ स्केल यूज टू मेजर सॉइल मॉइस्चर टेंशन इन सॉइल साइंस। कह रहा है कि मृदा विज्ञान में जल तनाव को मापने के लिए पीएफ पैमाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। याद रखना बेटा कि जो पीएफ वैल्यू होती है रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ वाटर सॉइल वाटर टेंशन एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर ऑफ वाटर। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पीएफ होता है ये सेंटीमीटर ऑफ वाटर में इसको मेजर किया जाता है, यानी कि कितने सेंटीमीटर वाटर ऑफ वाटर होगा तो नीचे कितना दबाव पड़ेगा उसी से इसको मेजर किया जाता है। इसको पीएफ स्केल बोलते हैं। ए पीएफ वैल्यू इज मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू ए हाइड्रोलिक हेड ऑफ ए 1000 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये बात जो कही जा रही है बिल्कुल सही है। अगर हमने क्या कर दिया 1000 सेंटीमीटर तक हमने क्या भर दिया, कोई चीज़ भर दी, कोई लिक्विड हमने 1000 सेंटीमीटर तक 1000 सेंटीमीटर तक भर दिया। अब उसके नीचे अगर कोई चीज़ पर प्रेशर, जैसे जब कोई लिक्विड भरता जाएगा तो नीचे प्रेशर पड़ेगा। तो 1000 सेंटीमीटर तक अगर हमने कोई चीज़ भर दिया, मान लो पानी भर दिया, एक ट्यूब ले लिया, एक पाइप ले ली, उसमें हमने 1000 सेंटीमीटर तक क्या भर दिया, पानी भर दिया। तो पानी भरेंगे तो नीचे जो दबाव पड़ेगा उसके बिल्कुल नीचे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम टेन बोलते हैं। ये बात बेटा हो जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। इसके अलावा अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिस स्केल वाज ओरिजिनली डेवलप्ड एंड इंट्रोड्यूस बाय इंडियन साइंटिस्ट आर.वी. गुप्ता इन द ईयर 1935। ये बात जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेटा जो पीएफ स्केल था इसको इसको फील्ड ने डेवलप किया था। किसने किया था, आर के इसको फील्ड एक हुआ करते थे, इन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया था। तो ये बात जो है यहाँ आर.वी. गुप्ता वाली वो गलत हो जाएगी। हमको यहाँ पर बेटा गलत ही खोजना था, हमने खोज लिया, तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ हार्वेस्टिंग इंडेक्स विच इज द रेशियो ऑफ इकोनॉमिक यील्ड टू बायोलॉजिकल यील्ड वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1951 बाई व्हिच साइंटिस्ट। कह रहा है कि हार्वेस्ट इंडेक्स जो होता है, हार्वेस्ट इंडेक्स की जो अवधारणा है जो कि आर्थिक उपज और जैविक उपज का अनुपात है 1951 में किस वैज्ञानिक द्वारा सुझाई गई थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये किसके लिए बेटा, ये हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो दिया था ये दिया था किसने दिया था, इसको निशिफोरोविच ने दिया था। किसने दिया था बेटा, इसको निशिफोरोविच ने दिया था। और कब दिया था ये 1951 में दिया गया था। इसमें इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100 का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है कि इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग द प्रोसेस ऑफ हेजिंग इज प्राइमरली यूटिलाइज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क ऑफ अनसर्टेन प्राइस फ्लक्चुएशन। कह रहा है कि कृषि विपणन में जो हेजिंग होता है, हेजिंग की प्रक्रिया मूल्य में अनिश्चित बदलाव के जोखिम से बचने के लिए की जाती है। ये बात जो कही जा रही है ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हेजिंग करी जाती है अनिश्चित बदलाव के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है रिस्क मैनेजमेंट में। इसके अलावा क्या है, कह रहा है कि हेजिंग इज एक्सक्लूडेड बाय कंडक्टिंग ट्रांसैक्शंस exclusively in the cash spot markets, strictly avoid the future market to eliminate trading risk। कह रहा है कि हेजिंग लेवल जो होता है, हेजिंग लेवल हाजिर, ये बाजार में लेन देन करने के लिए की जाती है और व्यापारिक जोखिमों को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बात जो कही जा रही है बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अंदर चाहे हम कैश की बात करें, चाहे कैश मार्केट हो या जो इसके अलावा जो फ्यूचर मार्केट होता है, इनके अंदर आपको ये दोनों तरीके से सिमल्टेनियसली और इसके अलावा अपोजिट ट्रांजैक्शन हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये बात क्या हो जाएगी,
ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल कैश की बात कर रहा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बेटा, यहाँ पर कैश में भी काम चलता है और इसके अलावा यहाँ पर फ्यूचर मार्केट में भी काम होता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हो जाएगा गलत। असर्शन ट्रू हो जाएगा और इसके अलावा रीजन फॉल्स हो जाएगा। तो असर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, कह रहा है कि इन एपी कल्चर व्हेन डू हनी बी परफॉर्म द हाईली स्पेसिफिक वैग टेल डांस। जो वैग टेल डांस होता है तो कम्युनिकेट द एग्जैक्ट सोर्स ऑफ नेक्टर टू अदर वर्कर भी। कई बार एक होता है मधुमक्खी जब जाती है उसको कहीं से कुल मटेरियल मिल जाता है, नेक्टर मिल जाता है, तो वो एक डांस करती है जिसको हम वेग टेल डांस बोलते हैं। तो ये वेग टेल जो डांस होता है, कह रहा है कि वेग टेल्स डांस करके ये क्या बताती है, ये बता रही होती कि भाई साहब यहाँ आ जाओ, यहाँ बहुत मटेरियल है खाने के लिए, बहुत ढेर सारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये कितनी दूर तक ये चीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि लगभग जो फूड सोर्स है वो अगर 100 मीटर तक दूर है तो भी वो इस डांस की मदद से अपने साथियों को बुला सकती है। अगला क्या है, अगला यहाँ पर बेटा कोड दिया गया है और यहाँ पर उनकी मीनिंग दी गई है, एक एक करके समझना। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया गया है, जैसे जब हम इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं, इंटरनेट पे काम करते समय जैसे हम कोई चीज़ जब लिखते हैं तो हमको वहाँ पर एरर कोड दिखता है। तो उस एरर कोड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर वही पूछा जा रहा है। जैसे कई बार एरर कोड आता है HTTP एरर 404। तो 404 का जो एरर होता है ये कब होता है, ये होता है जब पेज नॉट फाउंड, यानी आपने कोई ऐसा पेज खोला जो पेज पहले से है ही नहीं। जब बना था लिंक तब हो सकता था पेज रहा हो, लेकिन बाद में हो सकता है उस पेज को डिलीट कर दिया गया हो, तो उस लिंक को आप क्लिक करोगे तो पेज नॉट फाउंड वाला आएगा, तो 404 एरर लिख के आता है। इसके अलावा बेटा अगर 500 एरर लिख के आ रहा है तो 500 एरर कब आता है बेटा, ये आता है इंटरनल सर्वर एरर पर। इसके अलावा बात करते हैं तो जो 502 आपको देखने को मिलता है, ये बैड गेटवे के वजह से आता है। फिर 504 जो होता है ये गेटवे टाइम आउट की वजह से आता है। तो ए पहले पे जा रहा है तो ए पहले पर यहाँ जा रहा है और ए पहले पे यहाँ जा रहा है, यानी सी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। बी किस पे जा रहा है, बी जा रहा है बेटा थर्ड पर, तो बी यहाँ पर थर्ड में जा रहा है, यहाँ पर बी फोर्थ में जा रहा है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज HACCP यानी कि हजार्ड एनालाइजिंग एंड critical control point system for absolute food safety was originally developed in the 1960s, specifically for whom। कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त HACCP हैजर्ड्स एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट प्रणाली मूल रूप से 1960 के दशक में विशेष रूप से किसके लिए विकसित की गई थी। तो याद रखना ये बेटा नासा के जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनको जब अंतरिक्ष में भेजना था तो उसके लिए ये बनाया गया था, समझ गए। अगला क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ट्राइब्स रिसाइडिंग इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, which of the following tribes uniquely celebrate the festival of Diwali as a period of soap। यानी कि मॉर्निंग की वजह से इसको मनाते हैं, इसको शोक माना जाता है, वहाँ पर मॉर्निंग कहते हैं इसको, दिवाली में यहाँ पर शोक मनाया जाता है। तो याद रखना बेटा कि जो थारू जनजाति होती है ये दीपावली को एक शोक की तरह से मनाते हैं, ये अपने पूर्वजों को याद करते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और याद करना कि जो बजहर होते हैं, बजहर एक तो थारू जनजाति होती है और एक होती है बेटा बजहर जनजाति। ये दोनों जो जनजातियां होती हैं ये दीपावली को एक शोक के तौर पर सेलिब्रेट करती हैं, मतलब सेलिब्रेट क्या करते हैं, शोक मनाती हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंथर कल्चर इन प्लांट जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। कह रहा है कि पादप आनुवंशिकी और जैव प्रौद्योगिकी में एंथर कल्चर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन देना है, 3 कथन में से हमको करेक्ट बताना है। लोड नहीं लेना बेटा, कठिन कठिन से क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। कह रहा है कि एंथर कल्चर जो होता है वो प्राइमरली यूटिलाइज टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड प्लांट। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो बेटा सेक्सुअल सेल्स होती हैं, मैंने आपको बताया है जेनेटिक्स में
जब सेक्सुअल सेल होती हैं, चाहे वो एंथर हो या फिर एग हो या स्पर्म हो, ये चीज़ जब बनती है तो इनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो n होते हैं। अगर उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर लें, यानी कि एक स्पर्म से हमने 2 स्पर्म, 4 स्पर्म, 6 स्पर्म बना लिया और फिर उसी स्पर्म को हमने बड़ा कर लिया, तो एक तरीके से स्पर्म कल्चर हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन एंथर में ऐसा हो जाता है। एंथर के अंदर क्योंकि स्टेम सेल पाई जाती हैं, तो उनसे ये काम चल जाता है, उनसे हम बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हैप्लॉइड पौधे इससे बनते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर आधे गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। अगला है दिस रिवोल्यूशनरी रिवोल्यूशनरी, यानी कि रिवोल्यूशनरी का सीधा-सीधा मतलब होता है क्रांतिकारी। तो दिस रिवोल्यूशनरी टेक्निक वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट गुहा एंड माहेश्वरी इन द प्लांट धतूरा एनोक्सिया। कह रहा है कि ये धतूरा एनोक्सिया में पहले 2 इंडियन साइंटिस्ट हुआ करते थे, इनको गुहा कहते हैं और इसके अलावा माहेश्वरी थे। तो एक एस गुहा नाम था और एक का नाम था एससी माहेश्वरी। इन्होंने 1964 में सबसे पहली बार इस चीज़ को किया था, एंथर कल्चर को। समझ गए? कह रहा है कि हैप्लॉइड प्लांट डेवलप यूजिंग दिस टेक्निक कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू डिप्लॉयड प्लांट फॉर प्योर लाइन ब्रीडिंग। ये बात बिल्कुल गलत है। कह रहा है कि ये जो हैप्लॉइड प्लांट है, अगर इनकी हम प्योर लाइन ब्रीडिंग करते हैं, तो प्योर लाइन ब्रीडिंग करने के बाद इसको भी हम हैप्लॉइड प्लांट डेवलप यूजिंग द टेक्निक कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू डिप्लॉयड। जो एक बार हैप्लॉइड होगा तो उसको हम डिप्लॉयड में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं प्योर लाइन ब्रीडिंग के द्वारा। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हैप्लॉइड प्लांट होते हैं उनको अगर हम फिर से क्या करते हैं, अनदर कल्चर उसका अगर हम करते हैं, तो उसमें हम फिर से डिप्लॉयड प्लांट प्राप्त कर सकते हैं, डबल हाइब्रिड अगर हम कर देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक हैप्लॉइड है और एक हमारे पास डबल हाइब्रिड है, तो हमने डबल हाइब्रिड से अगर क्रॉस कराया, तो डबल हाइब्रिड में क्या होता है, डबल हाइब्रिड में 2-2 सेट पहले से होते, टोटल 4 सेट होते हैं। तो 4 सेट में अगर आधा हो गया तो डबल हाइब्रिड आया, तो उधर से डबल आया, इधर से ये आया, तो मिलके वो बन जाते हैं डबल। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से इसमें डबल बन जाता है, तो ये लोड नहीं लेना है, प्योर ब्रीडिंग में ये बन जाते हैं। कैसे बनते हैं बाकी डिटेल में मैंने जेनेटिक्स में बताया है, यहाँ पर थोड़ा समझाना मुश्किल वाला काम होगा। तो ये बात बेटा सही नहीं है, हमको करेक्ट ही खोजना था, पहला और दूसरा करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि व्हिच हाईली इफेक्टिव केमिकल इज रिकमेंडेड फॉर सीड ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट द सीवियर अटैक ऑफ टर्माइट। कह रहा है कि ओडेंटोटर्मिस इन द व्हीट क्रॉप इमीडिएटली आफ्टर सोइंग। कह रहा है कि गेहूं की फसल की बुआई के तुरंत बाद टर्माइट के भयंकर प्रकोप से बचाने के लिए सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। हम किससे करते हैं, तो याद रखना है कि जो क्लोरोपाइरिफॉस होता है इसका हम इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोपाइरिफॉस 20 इसी का इस्तेमाल करते हैं, 4 ml पर किलोग्राम सीड के हिसाब से इसको हम मिलाएंगे। और इसके अलावा हम इंडोसल्फान जो होता है 35 इसी का, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टर्माइट को मारने के लिए काम में आता है। कह रहा है कि हार्टिकल्चर टू एक्यूरेटली एक्सेस द मैच्योरिटी इंडेक्स फॉर हार्वेस्टिंग जैक फ्रूट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइन आर साइंटिफिकली करेक्ट। कह रहा है कि बागवानी में कटहल की कटाई के लिए परिपक्वता सूचकांक का सटीक आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण वैज्ञानिक रूप से सही है। ये 3 हमको दिए गए स्टेटमेंट, हमको इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। कह रहा है कि इमिटिंग ए डल हलो साउंड अपॉन टैपिंग द फूड। कह रहा है कि उथली से क्या कहता है, उपली से थपथपाते समय इसमें डल और खोखली आवाज़ आना, ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब कटहल जो होता है वो जब पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब डल डल सा साउंड करता है, ऐसे लगता है जैसे होल हो गया है। इसके अलावा उसके ऊपर जो क्या होता है, उसके ऊपर ऐसे उसकी खुरदुरी सी ज़मीन होती है ना, ऐसे लगता है जैसे ढेर सारे ऐसे कांटे नुमा ऐसे निकला हुआ है, ये धीरे धीरे फ्लैट होने लगते हैं। ये जो चीज़ था धीरे धीरे ऐसे मतलब बिल्कुल अब ऐसे नहीं हो जाएंगे, ये तो मैंने तो थोड़ा गड़बड़ कर दिया, इतना नहीं होगा, कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब थोड़ा-सा कम हो जाता है। ये नुकीले होते हैं, नुकीलापन थोड़ा-सा इनका घट जाता है। कह रहा है कि जो लास्ट लीफ ऑफ द पेडन्यूकल टर्न कंप्लीटली येलो। इसका जो डंठल के अंदर पेडन्यूकल जो होता है, यानी कि जैसे कटहल है, कटहल के जस्ट पास वाली जो पत्ती होती है, वो कैसी हो जाती है, वो येलो कलर की हो जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा इसके जो स्पाइन्स होते हैं, रिंड बिकम फ्लैटन, वही अभी मैं बहुत बोल रहा था कि रिंड जो होते हैं फ्लैटन हो जाते हैं, वाइड स्पेसिंग हो जाती है, यील्डिंग स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक स्मेल, और बढ़िया से सुगंध आने लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि
कटहल जो है ये सड़ गया है, सड़ा नहीं होता है, कटहल पक जाता है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट से लेके आते हैं कटहल को, वो सोच के लाते हैं सब्जी बनाएँगे, 1-2 दिन तक उसको रख देते हैं, 1-2 दिन में वो पक जाता है, फिर कहते हैं यार इसमें से बदबू आ रही है, वो बदबू नहीं आ रही तो होती है, वो महक रही होती है। हमारे चाचा बताते हैं, वो दिल्ली में जॉब करते थे, तो खैर अभी भी करते हैं, तो वो बता रहे थे कि एक सरदार जी थे, तो सरदार जी के यहाँ वो पेंटिंग करने गए थे, तो चाचा जी से हमारे बोले कि, "हैं, वो कटहल रखा है, एक काम कर, उसको ले जा फेंक या, सड़ गया है, बदबू आ रही है उससे।" तो जब चाचा गए उसको देखे तो बड़ा-सा कटहल था और वो पक गया था। तो चाचा उसको कहे कि जी साहब, उठाए और उसको लेके गए अपने रूम पे रख के चले आए, थोड़ी दूर रूम था, तो रूम पे रख के चले आए। तो कहा कि क्या हुआ फेंक आया? कहा हाँ साहब फेंक आए। फिर उसके बाद आए तो थोड़ा-सा मतलब बहुत सही से नहीं पका था, तो चाचा बोलने लगे कि हमने रख दिया उसको। अगले दिन सुबह फिर जब हमको जाना हुआ ड्यूटी पे, तो हमने सुबह फिर उसको खाया। तो ऐसे होता है, कहीं-कहीं के लोग नहीं खाते। तो हमसे चाचा ऐसे एक बार हुआ तो बताने लगे, तो हमने कहा ऐसा भी होता है, दिल्ली की बात है, पेंटिंग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो हमको यहाँ पर क्या पता चला कि तीनों की तीनों बातें सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कह रहा है कि सॉइल साइंस में व्हाट इज एक्जैक्टली कंसीडर द एवरेज सीएन रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ह्यूमस है। ह्यूमस के अंदर जो नॉर्मली होता है हाईली फर्टाइल एग्रीकल्चर सॉइल होती है, ह्यूमस के अंदर सीएन रेशियो पूछा जाता है। तो याद रखना बेटा, तो जो ह्यूमस होता है इसके अंदर आपको जो सीएन रेशियो देखने को मिलता है वो कितना होता है, 10:1 होता है। नॉर्मल सॉइल के अंदर 10:1 से लेकर 12:1 के आसपास तक सीएन रेशियो होता है। यहाँ पर बेटा कुछ अवधारणाएँ दी गई हैं और यहाँ पर उनके वर्णन दिए गए हैं। ये अवधारणाएँ क्या-क्या है? यहाँ पर बेटा जो अवधारणाएँ हैं ये सभी सॉइल एसिडिटी को लेकर है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल को लेकर है। कह रहा है कि द -1/2 सीपीए प्रपोज्ड बाय स्कोफील्ड एंड टेलर, इसको किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? पीएच -1/2। तो इसको याद रखना बेटा कि जो -1/2 जो है पीसीए, इसको दिया गया था लाइम पोटेंशियल, इसको कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? इसको लाइम पोटेंशियल बोलते हैं। समझ गए? इसको इसी द्वारा मेज़र किया जाता है, लाइम का पोटेंशियल, यानी कि लाइम अगर डालते हैं तो कितना पीएच वो घटाएगा, इसी से पता करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम, ये सभी की अगर हम बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम जो होते हैं, ये सभी बेटा बेस फॉर्मिंग कैटायन्स होते हैं। कैसे होते हैं? बेस फॉर्मिंग कैटायन्स होते हैं, यानी कि ये बेस को बढ़ाते हैं, बेसिडिटी को बढ़ाते हैं, बोले तो क्षारीय हो जाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ आयरन, कंसंट्रेशन ऑफ ओनली हाइड्रोजन आयन इन द सॉइल सॉल्यूशन मेजर डायरेक्टली बाय द पीएच मीटर। ये बात है, ये सभी फॉर्मिंग कैटायन होते हैं ये। क्योंकि एच आयन और एल्यूमिनियम आयन जितना ज़्यादा बढ़ता है एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन जो होते हैं वो एक्टिव एसिडिटी के रूप में मेजर करे जाते हैं। समझ गए? तो क्या हो जाएगा बेटा, ए सेकंड पर जा रहा है, ए सेकंड पर यहाँ जा रहा है, ए सेकंड पर यहाँ जा रहा है, बाकी बाकी तो ये तीनों हो गए गलत। बी किस पे जा रहा है? बी थर्ड पे जा रहा है। तो बी थर्ड पे किस पे जा रहा है? बी एसिड फॉर्मिंग कैटायंस, एक्टिव एसिडिटी, एक्टिव एसिडिटी, एक्टिव एसिडिटी तो सुनो, थोड़ा-सा गड़बड़ हो रहा है। थोड़ा-सा गड़बड़ ये हो रहा है कि यहाँ पर मैंने पूरा ध्यान से पढ़ा नहीं। देखो ध्यान से, ऐसे होता है क्वेश्चन गलत। एक्टिव एसिडिटी जो मेजर किया जाता है बेटा एल्यूमीनियम और हाइड्रोजन से तो मेजर किया जाता है, लेकिन है एल्यूमीनियम और हाइड्रोजन आयन से मेजर किया जाता है ना। यहाँ पर आयन की तो बात ही नहीं हो रही है, तो हम कैसे लगा देंगे उसको? देखो यही थोड़ा मैं गलत कर रहा था। तो एसिड फॉर्मिंग कैटायन्स होते हैं ये सभी। ये एसिड फॉर्म करते हैं। अगर ये आयनित हो जाते हैं तो एसिडिटी बढ़ाने लगते हैं। अब एक्टिव एसिडिटी जो होता है जब आयनित हो जाएँगे तो वो एक्टिव एसिडिटी बढ़ा देते हैं, तो ये चीज़ हो जाएगा। मतलब मैंने थोड़ा-सा उल्टा कर दिया था। तो ए सेकंड पर चला जाएगा, बी फोर्थ पर चला जाएगा। तो ए सेकंड पे जा रहा है, बी फोर्थ पे जा रहा है। तो यहाँ पर बी फोर्थ में जा रहा है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। In the commercial hybrid seed production of maize, the critical process of completely moving the male inflorescence tassel from the female plant strictly before pollen shedding begins is called।
टेसल को अगर हम निकाल रहे हैं, मेन इन्फ्लोरेसेंस को निकाल रहे हैं, तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, डीटेसलिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंडर द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी स्कीम, व्हाट इज द फंडामेंटल ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट दैट स्ट्रिक्टली आइडेंटिफाइज लोकल एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम एंड डिज़ाइन एक्सटेंशन स्ट्रेटजी। कह रहा है कि कृषि तकनीकी प्रबंधन जो एजेंसी है आत्मा, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए तैयार किया जाने वाला वह मूलभूत दस्तावेज कौन सा है जिससे जिले की कृषि समस्याओं और विस्तार रणनीतियों की कड़ाई से पहचान करता है। ये बात आपको याद रखना है कि ये स्ट्रेटजिक जो रिसर्च एंड एक्सटेंशन जो प्लान होता है उसके लिए इस चीज़ को किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या है, कह रहा है कि इन ए स्टैंडर्ड डिस्क हैरो इम्प्लीमेंट द एंगल फॉर्म स्ट्रिक्टली बिटवीन द एक्सिस ऑफ द गैंग बोल्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल इज साइंटिफिकली टर्म एज गैंग एंगल। कह रहा है कि एक मानक डिस्क जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मानक डिस्क जो डिस्क हैरो होता है उसके अंदर बेटा एक गैंग एंगल होता है। वो गैंग एंगल ये बताता है कि मिट्टी हमारी जो पलट रही है वो कितनी दूर जाएगी और कितना पलटेगी, वो गैंग एंगल से डिपेंड करता है। तो ये बात जो कही जा रही है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा टू अचीव ए मच डीपर पेनिट्रेशन इनटू हार्ड सॉइल, अगर कोई हार्ड सॉइल है हमको ज़्यादा गहराई में जुताई करनी है तो हमको गैंग एंगल को क्या करना चाहिए, पर्पसफुली एंड ऑलवेज डिक्रीज बाय द ऑपरेटर। ये बात जो है बिल्कुल गलत है। अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो वो ऊपर ऊपर ही जुताई करेगा। गैंग एंगल को हम जितना बढ़ाते जाएंगे, जितना वो तिरछा चलेगा उतना ही ज़्यादा गहरा जाएगा और उतना ही ज़्यादा वो मिट्टी को दूर फेंकेगा। आप लोगों ने देखा होगा ना, अगर जुताई करने वाला हर बहुत तिरछा रहेगा, मिट्टी पलटने वाला हल अगर ज़्यादा तिरछा रहेगा उसका मोल्ड बोल्ड प्लाऊ का जो मोल्ड बोल्ड होता है, तो ज़्यादा तिरछा रहेगा तो ज़्यादा पलटेगा। आप इमेजिन करो कि सीधा चल रहा है। जैसे एक हैरो होता ना, हैरो तवा वाला हैरो होता ना, उसके पीछे वाला जो होता है अगर उसकी गैंग एंगल को बढ़ाते जाएँगे, तो वो उतने ही ज़्यादा एरिया को क्या करेगा, ज़्यादा मिट्टी को पलटेगा और दूर तक पलटेगा। तो गहराई ज़्यादा होगी, मिट्टी ज़्यादा पलटेगा और सीधा-सीधा चलेगा तो क्या करेगा? पतली सी लकीर बनाते चला जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो क्या हो जाएगा? ये बात जो कही जा रही है रीज़न जो है ये कंप्लीटली फ़ॉल्स है, जबकि असर्शन जो है वो सही है। तो असर्शन फ़ॉल्स एंड रीज़न ट्रू, सॉरी, असर्शन ट्रू एंड रीज़न फ़ॉल्स। असर्शन ट्रू, रीज़न फ़ॉल्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि व्हिच स्पेसिफिक नेशनल लेबोरेटरी कंसोर्टियम इज प्राइमरली यूटिलाइजिंग हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा फॉर स्ट्रिक्ट रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स अक्रॉस एग्रीकल्चरल फील्ड पोस्ट हार्वेस्ट। कह रहा है कि फसल कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने की घटनाओं की सख्त रियल टाइमिंग निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी राष्ट्रीय प्रयोगशाला कंसोर्टियम उच्च रेवोल्यूशनरी सैटेलाइट डाटा का उपयोग करती है। तो इसके लिए याद रखना कि जो CREAMS है जिसको कंसोर्टियम ऑफ रिसर्च एंड एग्रो सिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस जो है ये इसका इस्तेमाल करती है। कह रहा है कि वेल नोन जो गड्डी है क्या है, एक गद्दी है और इसके अलावा क्या है, रामपुर बुशैर है। ये इम्पोर्टेंट हाईली अडॉप्टेड ब्रीड होती हैं। स्पेसिफिक लाइव स्टॉक एनिमल फाउंड प्राइमरी इन हिली ट्रेन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू। गद्दी नस्ल और रामपुर बुशैरी जो बुशैर है ये किसकी नस्लें होती हैं, यही चीज़ पूछा जा रहा था। याद रखना बेटा ये सभी भेड़ की नस्लें होती हैं। इन सॉइल केमिस्ट्री टू एक्यूरेटली कैलकुलेट द लाइन रिक्वायरमेंट of for neutralizing highly acidic soil shock maker a buffer solution is utilizing employed what is the exact standard pH value for this buffer। इस बफर का इस्तेमाल किया जाता है अगर हमको ये पता करना होता है कि मिट्टी का जो पीएच है उसको घटाने के लिए हमको कितने लाइन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको जो बेटा है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना कि जो बफर होता है वो 7.5 पीएच का होता है। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि व्हिच हाईली स्पेसिफिक हार्टिकल्चरल वेराइटी जीनोटाइप ऑफ जैक फ्रूट डेवलप नियर पनरुति इन तमिलनाडु होल्ड द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ bearing fruit twice a year and possessing a flat surface completely devoid of sharp spine। कह रहा है कि तमिलनाडु के
पनतुरी के पास विकसित कटहल की वह कौन सी अत्यधिक विशिष्ट बागवानी किस्म है जो साल में 2 बार फल देती है, यानी कि 2 बार ये फलने वाली होती है, इसमें नुकीले कांटे होते हैं। तो याद रखना इस तरीके की जो वेराइटी है जैक फ्रूट की, जिसका नाम है पालुर वन। समझ गए? अगला क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना क्लासिफाइड अंडर एटमॉस्फेरिक ऑप्टिक्स। कह रहा है कि वायुमंडलीय प्रकाशिकी के अंतर्गत वर्गीकृत मौसम संबंधी घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित जटिल कथनों पर विचार करना है। ये 2 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। काफी बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, मेट्रोलॉजी से रिलेटेड है। कह रहा है कि अ होलो विजिबल स्ट्रिक्टली साउंड अराउंड द सन और मून इज ऑप्टिकली क्रिएटेड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट entirely by hexagonal ice crystals suspended within high altitude cirrostratus cloud। कह रहा है कि सूर्य या चंद्रमा के चारों ओर कड़ाई से दिखाई देने वाला जो प्रभामंडल होता है, उच्च ऊंचाई वाले सायरस बादलों के निलंबित दृष्टिकोण षटकोणीय बर्फ के क्रिस्टल द्वारा प्रकाश के पूर्ण तरह के अपवर्तन के कारण आपको वैकल्पिक रूप से दिखता है। ये बात जो कही जा रही है बेटा, ये बात बिल्कुल सही है। अगर इसको आप डिटेल में समझोगे तो यहाँ पर आपको जो सन है और जो मून्स है, इनकी जो लाइट्स होती हैं, वहाँ पर आपको इनके आभा मंडल किनारे किनारे दिखाई देता है, ऐसे जैसे कि किरण निकल रही है। जैसे आपने देखा होगा ये चांद होता है, ऐसे ऐसे किरण निकल रही होती है। तो वो किरण जो निकल रही होती है वो इस वजह से हमें दिख रही है क्योंकि जो बादल होते हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में हमको क्या देखने को मिलता है? षटकोणीय बर्फ के क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। और जो बेटा षटकोणीय बर्फ के क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या करते हैं? उसको बेटा जो प्रकाश आ रहा होता है उसको फैला देते हैं और इसको अपवर्तित कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। कह रहा है कि रेनबो अकर्स इन द एटमॉस्फेयर as a combined optical result of the both the reflection and reflection of sunlight both the reflection and reflection of sunlight passing through suspended water droplets। ये बात बिल्कुल सही है। आप लोगों ने देखा होगा जो इंद्रधनुष बनता है वो बरसात के आसपास में बनता है, क्योंकि जब बरसात हो जाती है तो बरसात के बाद वातावरण में एक हल्की सी धुंध छा जाती है। वो पतले पतले से बहुत महीन से वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं। उस पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो स्कैटरिंग हो जाती है, वो फैल जाती है और वो फैल के जाके किसी एक जगह पर दिखती है और वहाँ से लौट के हमारी आंखों पर पड़ती है, तो हमें वो इंद्रधनुष दिखाई देता है। आप लोगों ने देखा होगा इंद्रधनुष हमेशा इस तरीके से देखने को मिलता है, कभी भी इंद्रधनुष ऐसा देखने को नहीं मिलता है। कभी ऐसा देखने को मिला है कि बीच वाला नीचे हो, किनारे किनारे ये दोनों ऊपर हो? ऐसा नहीं होता है। इंद्रधनुष हमेशा इस तरीके से ऊपर वाला जो मैंने बनाया है हमेशा ऐसा ही देखने को मिलता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों के दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। कह रहा है कि इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल लैंड सर्वेइंग व्हिच स्पेसिफिक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट रिजेंबलिंग अ व्हील विथ ए लॉन्ग फोर्क हैंडल इज पुश्ड मैनुअली along the ground of automatically record the measurement distance of a dial। कह रहा है कि पारंपरिक कृषि भूमि सर्वेक्षण में लंबे कांटादार हैंडल वाले पहिए जैसा कौन सा विशिष्ट यंत्र उपकरण है जिसे मापी गई दूरी को डायल पर स्वचालित रूप से दर्ज करने के लिए जमीन पर मैन्युअली रूप से धकेला जाता है? तो एक आता है बेटा जिसको हम पेडोमीटर बोलते हैं, इसे पेडोमीटर से हम इसको मेजर करते हैं। कह रहा है टू प्रिसाइजली कैलकुलेट द कॉमर्शियल केन शुगर परसेंटेज for accessing the absolute recovery quality of sugarcane juice at sugar mills, which two mandatory chemical parameter must be utilized in the formula। कह रहा है कि चीनी मिलों में गन्ने के रस की पूर्ण रिकवरी गुणवत्ता का आकलन करने के लिए कॉमर्शियल केन शुगर प्रतिशत की सटीक गणना करने हेतु सूत्र में किन 2 अनिवार्य रासायनिक मापदंडों का उपयोग किया जाना चाहिए? तो ये चीज आपको बोला जा रहा है। तो एक तो बेटा याद रखना ब्रिक्स परसेंटेज होता है, मैंने कई बार बताया ब्रिक्स परसेंटेज की रीडिंग से ही इसको मेजर किया जाता है। इसके अलावा जो सुक्रोज होता है, क्योंकि जो गन्ना होता है गन्ना के अंदर सुक्रोज ही पाया जाता है, जो मीठा मीठा जो लगता है गन्ना वो सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है। कह रहा कि इन द साइंस ऑफ फॉरेस्ट्री एंड
मेंसुरेशन कह रहा है इन द साइंस ऑफ फॉरेस्ट्री एंड मेंसुरेशन क्रिश्चियंस हाई हाइप्सोमीटर, ये फॉरेस्ट्री इन द साइंस ऑफ फॉरेस्ट्री एंड मेंसुरेशन, अरे क्या बात है यार, क्षेत्र वानिकी और क्षेत्र नीति, ये फॉरेस्ट्री वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है आज मुझे लग रहा है। फॉरेस्ट्री और मेंसुरेशन कह रहा है कि क्रिश्चियंस हाइपोसोमीटर अ सिंपल नॉन मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हाइट ऑफ ए स्टैंडिंग ट्री फंक्शन स्ट्रिक्टली ऑन व्हिच अंडरलाइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल, कह रहा है कि वानिकी और क्षेत्र मिट्टी विज्ञान में खड़े पेड़ की ऊंचाई को मापने के लिए किया जाने वाला एक सरल गैर यांत्रिक उपकरण है क्रिस्टेंस हेस्पोमीटर जो होता है, इसका उपयोग किया जाता है। मतलब जैसे अगर पौधे की ऊंचाई हमको पता करनी है, तो पौधे की ऊंचाई पता करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि हम नीचे से लेकर ऊपर तक एक फीता लगा के मेजर करेंगे। तो उसको जो मेजर किया जाता है वो मेजर किया जाता है क्रिश्चियंस के द्वारा डेवलप किया गया एक मैप था, जिसको हम क्या कहते हैं, एक इक्विपमेंट था जिसको हम हिप्सोमीटर बोलते हैं। इसी हिप्सोमीटर से इसको मेजर किया जाता है। ये क्या करता है, ये ट्राइंगल प्रिंसिपल जो होता है ज्यामिति का, त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा कि पेड़ 90 डिग्री पे खड़ा है, तो 90 डिग्री पे उन्नयन अवनवन कोण, वो कोण वाला बात है ना, पढ़ा है आपने कि नहीं। ये पेड़ ऐसा सीधा खड़ा है, उसकी छाया इतनी पड़ रही है, ये इतने एंगल से देखने पर छाया इतनी लंबाई है, समझ रहे हो, पढ़ा है ना बचपन में, हाई स्कूल इंटर में पढ़ा है ना, वही चीज़ बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि द डिस्टिंक्टली sour test found naturally coating the leaf of a pod of chickpea Bengal gram crop is possess significant medicinal properties is predominantly attributed to the high concentration of which organic acid। इतनी बड़ी सी भाषा लिख के पूछा जा रहा है कि चने के अंदर कौन सा ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसके अंदर बेटा जो मैलिक एसिड होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मैलिक एसिड जो होता है वो 90 से 96% के आसपास पाया जाता है। और इसके अलावा बेटा याद रखना कि इसके अंदर एक ऑक्जेलिक एसिड भी पाया जाता है, और ये जो ऑक्जेलिक एसिड होता है ये कितना पाया जाता है, ये 4 से 9% के आसपास पाया जाता है। अगला क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड गेस्टेशन पीरियड ऑफ द डोमेस्टिक बफेलो बुबेलिस बुबेलिस एलिमन जो होता है उसका, भैंस का गेस्टेशन पीरियड, यानी कि इसका क्या पूछा जा रहा है, गर्भधारण। तो गर्भधारण इसका कितने दिन का होता है बेटा, 310 से 315 होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। 280 से 85 किसका होता है, ये गाय का होता है। 100 से 150 दिन किसका होता है, ये भेड़ और बकरी का होता है। अगला क्या है, यहाँ पर संस्थान दिए गए हैं, यहाँ पर उनकी लोकेशन दी गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च ये कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च ये लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च बनारस में है। और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री ये झांसी में है। ए किस पे जा रहा है, थर्ड पर जा रहा है। ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग क्रूशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रेनिंग एंड बिजनेस सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट बताना है। कह रहा है कि इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1974। ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम 1974 में स्टेब्लिश किया गया था, स्टार्ट किया गया था। दिस इज द फाइनेंशियल एंड स्ट्रक्चरल असिस्टेंस बाय द वर्ल्ड बैंक। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सही है। कह रहा है कि द रिनाउंड एक्सपर्ट डैनियल बेन्योर इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फादर एंड आर्किटेक्चर ऑफ ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम। तो इसको जो डेवलप किया गया था, इसको जो स्टार्ट किया गया था, डैनियल बेन्योर ने इसको स्टार्ट किया था ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम ना 1974 में वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंट्स के द्वारा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया था और इसको स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा इट स्ट्रिक्टली फोकस ऑन ए rigorous scheduled two-way communication channel between subject matter specialist, extension worker and farmer। कह रहा है कि यह कड़ाई से विषय वस्तु विशेषज्ञों, विस्तार कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच एक कठोर निर्धारित 2 तरफा संचार चैनल पर केंद्रित। यह बात जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों की तीनों बातें सही हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, तीनों की तीनों बातें सही होंगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या है, इन सॉइल रिक्लेमेशन साइंस द एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम इज यूनिवर्सली प्रिस्क्राइब टू फंडामेंटली रिक्लेम एल्कलाइन और सोडिक सॉइल। कह रहा है कि जो क्षारीय और सोडिक जो मिट्टी होती है इसको सुधारने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। जिप्सम जो होता है वो क्या करता है, ये सॉल्युबल जो कैल्शियम आयन होता है वो अबेंडेंट मात्रा में सप्लाई कराता है। और ये जो कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम क्या करता है, ये कैल्शियम जो हाईली टॉक्सिक सोडियम जो होता है
उस सोडियम को एक्सचेंज कर देता है, सोडियम को भगा देता है और वहाँ पर जाके खुद जुड़ जाता है। तो क्या बन जाता है वो कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। जो सॉरी जो जिप्सम जो है कैल्शियम सल्फेट जो है, ये क्या होता है, ये कैल्शियम यहाँ से निकल कर क्या आयरन के सोडियम को हटा देता है। और सोडियम की वजह से ही वहाँ पर आपको जो सोडिक मिट्टी या फिर क्षारीयता देखने को मिल रही थी, तो सोडियम को वो हटा देता है। और सोडियम को हटाने के बाद क्या कर देता है, सोडियम को हटा देता है और इसको फ्रॉम द क्ले एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स अलाउइंग द डिस्प्लेस सोडियम टू बी सेफली लीच आउट। इसमें क्या होता है कि सोडियम को हटा देता है, ये क्लोरीन के साथ मिल जाता है और नमक बन जाता है, लवण बन जाता है, और इसके बाद ये पानी के साथ घुल के बाहर निकल जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। और जो रीजन है ये असर्शन को कायदे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो कुल मिला के कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्या है, कह रहा है कि एग्रोनॉमी इन एग्रोनॉमी which of the following pair of major crop and their standard recommended seed rate is incorrectly match। कह रहा है कि शस्य विज्ञान में प्रमुख फसलों और उनकी मानक अनुशंसित बीज दर का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? नॉर्मल अगर हमको गेहूं की सोइंग करनी है तो 100 किलोग्राम बिल्कुल सही है। अगर हमको हाइब्रिड मक्का है तो 20 से 25 किलोग्राम, ये भी बिल्कुल सही है। अगर बाजरा करना है तो बेटा बाजरा के लिए 4 से 5 किलोग्राम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। सरसों 5 से 6 सही है, 75 से 100 चने के लिए सही है। Among the recognized breed of buffalo in India, which specific breed natively yield milk with the absolute highest fat percentage? 13% तक किसके अंदर होती है बेटा? भदावरी जो भैंस होती है इसके अंदर पाई जाती है। Consider the following specific statement regarding the highly popular आम्रपाली variety of mango in Indian horticulture। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो ये एक तरीके से एक हाइब्रिड है जो कि दशहरी और इसके अलावा नीलम के क्रॉस से बनाया गया है। आम्रपाली जो होता है दशहरी घोड़े नीलम के क्रॉस से बनाया गया है, बिल्कुल सही है। और इसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग में लगा सकते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, ढाई गुड़े ढाई के स्पेसिंग में इसको लगाते हैं। 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे हम लगा सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। एग्रोनॉमिकली इट इज़ क्लासिफाइड एज एन अल्टरनेट बेयरिंग वेराइटी मीनिंग इट यील्ड फ्रूट हैवीली ओनली वंस एवरी 2 ईयर। ये अल्टरनेट बेयरिंग वाली समस्या इसके अंदर भी देखने को मिलती है। सॉरी, एग्रोनॉमिकली इट इज़ क्लासिफाइड अल्टरनेट बेयरिंग वेराइटी, ये बात जो है वो बेटा गलत है, क्योंकि आम्रपाली जो होता है वो अल्टरनेट बेयरिंग वेराइटी नहीं होती है। अपितु ये कैसी होती है, ये रेगुलर बेयरिंग वेराइटी होती है। आम्रपाली जो है ये हर साल आपको फल देने वाली वेराइटी मिल जाती है। तो इसमें करेक्ट खोजना था, पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कह रहा है कि इन मॉडर्न वीड मैनेजमेंट द केमिकल 2,4-D इज यूनिवर्सली रिकमेंडेड एज ए हाईली इफेक्टिव हर्बिसाइड फॉर कंट्रोलिंग ब्रॉड लीफ वीड्स इन व्हिच फील्ड। कह रहा है कि आधुनिक खरपतवार प्रबंधन में रसायन 2,4-D को गेहूं के खेतों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए एक अत्यधिक प्रभावी रासायनिक शाकनाशी के रूप में सार्वभौमिक रूप से अनुशंसित किया जाता है। चौड़ी पत्ती वाले को मारने के लिए 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। फॉर ऑप्टिमल सेफ्टी जो 2,4-D है मस्ट बी स्ट्रिक्टली एग्जैक्टली 30 से 35 डे आफ्टर द सोइंग ऑफ द वीट क्रॉप। ये भी बात जो कही जा रही है बिल्कुल सही है। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। जो रीजन है असर्शन को कायदे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर कुछ जिले दिए गए हैं और यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया गया है। जैसे हींग की बात करा जा रहा है तो हींग याद रखना बेटा, तो जो हींग है ये कहाँ का फेमस है, हासे हींग हासे हाथरस। इसके अलावा इत्र कहाँ का है, इत्र तो कन्नौज का है, बच्चा बन जाता है। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ हैं। इसके अलावा ताला अलीगढ़ का है। सब सीधे सीधे मिले हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहा है इन द कोर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी which specific keyboard shortcut command is universally confined to undo। undo के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं। रीडू के लिए कंट्रोल वाई करते हैं। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स करते हैं। वी से कंट्रोल पेस्ट करते हैं। यू से अंडरलाइन करते हैं। समझ पा रहे हो? अगला क्या है, which of the following pair of plant viral disease and their biological insect vector। कह रहा है जैसे बनाना का बंची टाइप जो वायरस होता है ये एफिड के द्वारा फैलता है, बिल्कुल सही है।
पपाया का लीफ कर्ल व्हाइट फ्लाई से फैलता है। पोटैटो का लीफ रोल एफिड की वजह से फैलता है। सिट्रस ट्रिस्टिजा जो है कह रहा है कि सिट्रस पैरेला की वजह से फैलता है। ये बात बिल्कुल गलत है, सिट्रस पैरेला की वजह से नहीं फैलता है बेटा, इसको याद रखना कि ये सिट्रस ट्रिस्टिजा है, ये एक तरीके का सिट्रस ट्रिस्टिजा जो वायरस है ये ब्राउन सिट्रस एफिड की वजह से फैलता है। किसकी वजह से फैलता है ये एफिड की वजह से फैलता है, तो ये हो गया गलत। राइस का जो टुमरू डिजीज फैलता है ये ग्रीन लीफ हॉपर की वजह से होता है, मैंने इसको भी बता दिया था आपको, समझ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही इनकरेक्टली मैच है। कह रहा है कि पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी which highly active chemical formulation is most extensively used worldwide for artificial degreening and accelerated ripening of climatic fruit like banana and mango। कह रहा है कि कटाई के बाद शरीर विज्ञान पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी में केले और आम जैसे क्लाइमेटिक फ्रूट को कृत्रिम रूप से हरापन दूर करने के लिए, उनको जल्दी पकाने के लिए इतनी बड़ी सी लाइन लिख के केवल पूछा जा रहा है पकाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो एथिल एथेफॉन के नाम से आता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखो कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एंड जियोग्राफिकल स्टेटमेंट मैपिंग द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सीमाओं को मैप करने के लिए निम्नलिखित संचारात्मक और भौगोलिक कथनों पर विचार करना है। ये 3 कथन दिए गए हैं, विचार करेंगे, बताएंगे करेक्ट कौन सा है। कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश शेयर इट्स जियोग्राफिकल लैंड बाउंड्री which exactly 8 district state and 1 union territory। ये डिस्टिंक्ट स्टेट यानी कि 8 राज्यों से और एक यूनियन टेरिटरी से ये जुड़ता है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो सोनभद्र है एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार तीनों से शेयर करता है। ये टोटल 4 राज्यों से शेयर करता है अपनी पूरी बाउंड्री, ये बात बिल्कुल सही है। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का ऐसा है जो तीनों जो राज्य हैं इनसे ये क्या करता है, अपनी सीमाएं शेयर करता है। कह रहा है कि नॉर्थ मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूनिकली बॉर्डर द 3 स्टेट हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये बात जो कही जा रही है बिल्कुल सही है। सहारनपुर जो है ये हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा हरियाणा और उत्तराखंड, ये तीनों स्टेट को अपने सीमाएं शेयर करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट, तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्टैंडर्ड CN रेशियो फॉर नॉर्मल हाईली फर्टाइल सॉइल जेनेटिकली स्टेबलाइज्ड एंड, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है कि ड्रास्टिकली हाई CN रेशियो सच एज 100:1 इन रॉ सॉडस्ट मोस्ट पावरफुली प्रमोट्स रैपिड नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन मेकिंग अबंडेंट नाइट्रोजन। बिल्कुल गलत बात है। अगर CN रेशियो ज़्यादा हो जाता है तो मिनरलाइजेशन नहीं होता है, काम खराब हो जाएगा। अगर मिनरलाइजेशन अगर 30 से ऊपर होगा तो मिनरलाइजेशन नहीं होगा, 20 से 30 के बीच में ही रहना चाहिए। मैंने सॉइल साइंस में आप लोगों को ये कहानी पूरी अच्छे से समझाई है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स में। तो असर्शन तो सही है लेकिन रीजन फॉल्स हो जाएगा। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स क्या हो जाएगा, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्या है, यहाँ पर बेटा दिया गया है प्रणाली और यहाँ पर परिभाषा दिया गया है। जैसे सिल्वी लगा है तो सिल्वी बेटा समझ लेना फॉरेस्ट्री से संबंधित है, पेड़ से संबंधित है। एग्री है खेती से संबंधित है, तो एग्री सिल्वी कल्चर है, यानी कि एग्रीकल्चर क्रॉप और फ्रूट ट्री। एग्रीकल्चर क्रॉप और फ्रूट ट्री है तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रूट ट्री है तो बेटा हार्टिकल्चर से हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्री और हार्टी कहीं पर है, एग्री हार्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस पे चला जाएगा। डी जो है फर्स्ट पे चला जाएगा। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और पॉस्चर, यानी कि एग्री सिल्वी पॉस्चर। एग्री सिल्वी पॉस्चर कहाँ पर है, एग्री सिल्वी पॉस्चर यहाँ पर है। फॉरेस्ट्री यानी कि सिल्वी और पॉस्चर, तो सिल्वी पॉस्चर ये वाला है, एग्री और पॉस्चर ये है, तो एग्री सिल्वी कल्चर ये वाला है। तो एक इस पे जाएगा, फोर्थ पर जाएगा, ए फोर्थ पर यहाँ पर जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि नेशनल फार्मर्स डे है, जिसको किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसको 23 दिसंबर को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसको मैंने सीधा बता ही दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्रोमिनेंट बर्ड सेंचुरीज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड देयर होस्ट डिस्ट्रिक्ट इनकरेक्टली मैच। जैसे नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उन्नाव में है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा सांडी पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर है, हरदोई में है, ये भी सही है। समस्तीपुर वाला जो है, समस्तपुर पंछी अभयारण्य रायबरेली में है, ये भी सही है। पटना बर्ड सेंचुरी ईटा में है, ये भी बिल्कुल सही है। ओखा बर्ड सेंचुरी यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि बेटा जो ओखा बर्ड सेंचुरी है ये कहाँ पर है,
ये बेटा आपको गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? गौतम गौतम बुद्ध नगर में ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट Consider the following statements mapping the critical agronomic parameter of the system of rice intensification method for paddy cultivation. इसमें क्या कह रहा है कि इट इंक्रीजिबली लो सीड रेट मैंडेटिंग द ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर। SRI में 5 से 8 किलो से ग्राम सीड लगता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है कि टेंडर सीडलिंग आर कॉन्टिन्यूसली ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड एट ए वेरी 8 से 12 दिन पर इसको हम लगा देते हैं, जब इसमें 2 ही पत्तियां होती हैं। 25 बाई 25 पे लगाते हैं, ये भी सही है। तीनों के तीनों सही हैं, हमको करेक्ट ही खोजना था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। गोल्डन राइस जो होता है वो एक एडवांस जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉपिंग बायोलॉजिकली एडवांस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बायोलॉजिकली इंजीनियर्ड स्पेसिफिकली टू कंटेन विटामिन ए डिफिशियंसी इन डेवलपिंग नेशन। बिल्कुल सही, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए ही गोल्डन राइस को बनाया गया है। इट हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली altered by increasing genes that trigger the biosynthesis of beta carotene, a precursor of vitamin A directly within the edible endosperm of the region grain। बिल्कुल सही है, राइस के ग्रेन में बीटा कैरोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और यही बीटा कैरोटीन आगे चलकर क्या बनता है? यही बीटा कैरोटीन जो होता है ये आगे चलकर बेटा बन जाता है विटामिन ए। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। जो रीजन है ये असर्शन को कायदे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है मैच द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फंडामेंटल स्टोरेज। जैसे निबल जो होता है, निबल सबसे छोटा होता है, 4 बाइट का होता है। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। 1 KB के अंदर कितना होता है? 1 KB के अंदर 1024 बिट होते हैं। 1 MB के अंदर 1024 बाइट होते हैं। समझ गए? जस्ट ए सेकंड, गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या हो रहा है? ये उल्ट गया दोनों। 1 KB के अंदर कितना होता है? 1 किलोबाइट के अंदर बेटा 1024 कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो फिर से मिला रहे हैं तो सही से मिलाते हैं। 1 निबल जो होता है बेटा ये 4 बिट का होता है। 1 बाइट 8 बिट का होता है। इसके अलावा 1024 बाइट का होता है KB। MB के लिए 1024 MB 1024 किलोबाइट का होता है, यानी कि ए सेकंड पर जा रहा है। ए सेकंड पर यहाँ जा रहा है, ए सेकंड पर यहाँ जा रहा है। बी किस पे जा रहा है? बी थर्ड पे जा रहा है। बी थर्ड पर यहाँ जा रहा है, बाकी सब गलत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि सॉइल जियोग्राफी विच हाईली क्ले एंड मॉइस्चर रिटेंशन सॉइल इज लोकली रेगुर के नाम से जाना जाता है। तो रेगुर के नाम से बेटा ब्लैक सॉइल जानी जाती है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मैपिंग मेजर मल्टीपर्पज डैम। मल्टीपर्पज डैम उत्तर प्रदेश का जो है वो कौन से रिवर पर बना हुआ है? मल्टीपर्पज डैम यानी कि पानी को रोकने का भी काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है, तो और ये तमाम काम इसमें किया जाता है। तो याद रखना है कि इसमें आपका जो पारीछा डैम है जो यमुना रिवर पर है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पशु किसान क्रेडिट कार्ड है। ये पशु जो KCC स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था। प्रोवाइड एसेंशियल वर्किंग कैपिटल लोन स्पेसिफिकली टू डेयरी पोल्ट्री एंड फिश फार्मर टू मीट देयर रिक्रूटिंग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा क्या कह रहा है कि अंडर दिस स्कीम कोलेट्रल फ्री लोन जो है 1,60,000 आर अनकंडीशनली प्रोवन टू एलिजिबल एनिमल हस्बेंड्री फार्मर। पहले तो 1,60,000 था, लेकिन अब बेटा इसको बदल के कर दिया गया है 2 लाख। तो ये बात क्या हो जाएगी? ये बात हो जाएगी यहाँ पर गलत। दूसरा क्या कह रहा है कि द इंटरेस्ट सबमिशन एंड प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव एप्लीकेबल हेयर माइनर दोज फॉर द स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर किसान लोन। कह रहा है कि यहाँ लागू ब्याज सबमेंशन और त्वरित भुगतान प्रोत्साहन मानक कृषि कार्ड के समान ही रहती है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। तो हमको यहाँ पर करेक्ट खोजना था। पहला और तीसरा सही है, तो पहला और तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि हाँ एक चीज़ बेटा याद रखना कि ये चीज़ शायद मैंने जो वहाँ पर आप लोगों को दिया है, जो इसका वो क्या कहते हैं
हाँ, इसका जो आंसर शीट दिया है उस आंसर शीट में शायद ये जो चीज़ है, ये सी को भी शायद वहाँ पर सही मान के उसने को लगा दिया है। तो इस चीज़ को बेटा याद रखना कि ये बात गलत हो जाएगी, वहाँ पर सही कर लेना इसको। 98 में सी नहीं होगा, 98 में बेटा डी नहीं होगा, वहाँ पर वहाँ पर डी दिया गया है। तो ये डी नहीं होगा बेटा, ये सी होगा। समझ गए? तो वहाँ पर सी को आपको सही मानना है, डी जो है वो गलत है। अगला क्या है? कह रहा है कि जो पल्सेस क्रॉप होती है, ये एग्रोनॉमी द इन पल्स क्रॉप एग्रोनॉमी द स्पेसिफिक राइजोबियम इनोकुलम बायोफर्टिलाइजर इज इसेंशियली मिक्स एंड कोटेड इनटू द पल्सेस सीड स्ट्रिक्टली prior टू sowing। बिल्कुल सही है, बुआई से पहले हम इसको करते हैं। As the seed germinate, the coated rhizobium bacteria immediately infect the emerging pulse root, forming root nodules to symbiotically capture and fix atmospheric nitrogen। बिल्कुल सही है। असर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है असर्सन को कायदे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 20वां और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अपॉन इंडिया अचीविंग इंडिपेंडेंस who was sworn in as the esteemed first chief minister of state of उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि फॉर्मली कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन संयुक्त प्रांत हुआ करता था, उसके प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो इसके लिए थी गोविंद बल्लभ पंत ने पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में शपथ ली थी। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो बेटा हमारे 20 के 20 क्वेश्चन खत्म हुए। एक निवेदन है, इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ, आप ऐसे समझो कि रात के 1:30 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो निवेदन इतना रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा आपके जो सुझाव हैं, मैं आपको सभी सुझावों को पढ़ता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, कोई एक ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने कमेंट किया होगा और कोई सार्थक कमेंट होगा तो मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया होगा। चाहे मैं हर्ट के माध्यम से या फिर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं इसका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ या दिलवाता हूँ अपनी टीम से। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, आपके जो सुझाव हैं मैं उसको अमल भी करता हूँ। तो आपके सुझाव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो कमेंट करके बताया करो कि लेक्चर कैसा लगा। इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और काम करने की इच्छा भी होती है कि हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मेहनत करना फलित होता है अगर हमको थोड़ा-सा फीडबैक मिलता रहता है। तो ये सभी चीज़ें आपसे अपेक्षित हैं, लाइक, शेयर और कमेंट। इसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप महापाप कर रहे हो, क्योंकि हम जैसे टीचर जो इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, वो सब्सक्राइब तो डिज़र्व करते ही करते हैं। तो महापाप करने से बच जाओ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी बेटा अगर हमारा आप अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स परचेज़ करके बिल्कुल विधिवत तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792 771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मात्र 1000 रुपये में विधिवत तरीके से बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ सकते हो। और इसके अलावा अगर आप बेटा हमारा मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो 20 मॉक टेस्ट हैं, मात्र 100 रुपये में आपको मिल जाएंगे, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन के साथ, बायलिंगुअल भाषा में हैं। आप उसको प्रॉपर तरीके से देखो, हल करो, कितने आंसर सही हो रहे हैं उसको देखो, और आंसर सही हो जाने के बाद जो गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं उसको वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से समझे, गलती को सुधारो, जिससे आप एग्जाम में जाओ तो इस तरीके की गलती ना करो। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वाले में 7वें मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।